चलिए गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट और एग्रीमेंट। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक जो है क्लासरूम लेक्चर का वो है असाइन मतलब एक मिनट, ये असाइनमेंट डिस्कशन लिखा हुआ होगा लेकिन एक्चुअली जय हिंद भाई, जय हिंद, राम राम। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो हमने आज स्टार्ट करा ना ये सब्जेक्ट और एग्रीमेंट है। खैर, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट अगर हम कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन के जो टॉपिक्स होते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी एग्जाम रहेगा तो सब्जेक्ट एग्रीमेंट के लगभग क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है। हाँ भाई, सभी को गुड इवनिंग, राम राम भी। आ, बच्चे सिद्धार्थ, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? सॉरी सर, पर आप ड्यू टू अनलेस अनटिल के बारे में बताते ही नहीं। बताएंगे बच्चे, क्यों नहीं बताएंगे। हाँ, जब से ऐप अपडेट किया प्रॉब्लम नहीं, मेरे हिसाब से तो स्मूथ हो गया बच्चे। प्रॉब्लम पहले हो रही थी। ठीक है। खैर, तो जो हमारा सब्जेक्ट और एग्रीमेंट टॉपिक होता है ना, ये कंपटीशन के एग्जाम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सब्जेक्ट और एग्रीमेंट से क्वेश्चंस आते आते भी हैं। ठीक है, जरूरी आते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये टॉपिक कोई ज्यादा मुश्किल होता नहीं है। मतलब इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है। फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जाम, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द एग्जाम, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वास्तव में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। लेकिन अगर हम कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो ये उतना इंपॉर्टेंट होता नहीं। मतलब ये उतना ज्यादा स्ट्रेस करने वाला टॉपिक मेरे अकॉर्डिंग नहीं होता, क्योंकि हमें लगता है हम्म, हाँ, इसका कोई फंडामेंटल होता नहीं। मैं वही बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है। हाँ हाँ, पहले के मुकाबले ना चीजें बेहतर हो गई, ऐप अपडेट होने से स्मूथ वगैरह हो गया, जो बच्चे बता रहे हैं। खैर, अब सुनना ध्यान से जो मैं कह रहा हूँ। सब्जेक्ट और एग्रीमेंट जो हमारा टॉपिक होता है, सब्जेक्ट का मतलब क्या है, वर्ब का मतलब क्या है, एग्रीमेंट का मतलब क्या है, सबको पता है कि हमें जो वर्ब होती है सेंटेंस में उसका नंबर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना चाहिए। ठीक है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ब की सिंगुलर फॉर्म इज, एम, आर, इज है और वॉज है, हैज है, ये होती हैं। मतलब अगर कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 15 साल से ज्यादा है और वो सब्जेक्ट और एग्रीमेंट पढ़ रहा है तो उसको क्या पढ़ना है? कहाँ इज आना है, कहाँ आर आना है, कहाँ हैज आना है, कहाँ हैव आना है, यही आना है। ये तो मुश्किल बात नहीं है, ये तो बहुत आसान बात है भाई। अगर आपको सब्जेक्ट पता है सिंगुलर है प्लूरल है, उसके गुड इवनिंग बच्चों, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज कर लो। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस के पैटर्न्स होते हैं जहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं ये पता लगाने में कि व्हाट इज द सब्जेक्ट। ठीक है। या व्हाट इज द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। तो मतलब या तो हम नंबर ऑफ द सब्जेक्ट को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं तो हम सही वर्ब का यूज नहीं कर पाते, या हम इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्ब का सब्जेक्ट क्या है और हम सेंटेंस में वर्ब गलत यूज कर लेते हैं, क्योंकि जब हम यही नहीं जान पाते हैं सब्जेक्ट है क्या तो वर्ब गलत यूज कर लेंगे। तो दो ही तरीके की यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। या तो हम सब्जेक्ट के नंबर को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो सब्जेक्ट हमने सेंटेंस में यूज किया इसका नंबर क्या है। ठीक है। या हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो सब्जेक्ट हमने यूज किया वो सिंगुलर है या प्लुरल है। अच्छा, सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होते हैं ये हमें पता ही है। नाउन प्रोनाउन में क्या सिंगुलर होता है क्या प्लुरल होता है वो हमने नाउन प्रोनाउन में पढ़ ही लिया होता है। वर्ब सिंगुलर क्या होती है, वर्ब प्लुरल क्या होती है, वो सबको पता ही होता है ऑलरेडी। ठीक है। फिर भी किस तरीके के कंफ्यूजन होते हैं उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा, डिटेल में समझा दूंगा तो आप अपने आप जान जाओगे। ठीक है। बस जो मैं समझाना चाहता हूँ वो ये है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट और एलिमेंट टॉपिक जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आप सारा ध्यान इसी पे दे दो। बाकी चैप्टर्स जैसे हमारे प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है और नाउन है, आर्टिकल्स है जो हम पढ़ चुके हैं, अगर वो चैप्टर आपने ध्यान से पढ़े ना तो अपने आप देखना सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के सारे क्वेश्चंस अपने आप ही हो जाते हैं। ठीक है। फिर भी चलो मैं अभी डिटेल में समझा दूंगा। हरिओम। एक प्रॉब्लम हो गई है, लास्ट वाला सेंटेंस पॉज करने पे नहीं दिखता। अच्छा, लास्ट वाला नहीं दिखता। चलो मैं ये भी सही करवा दूंगा बच्चा। हम्म। हाँ, हरिओम। मेरे डाउट्स क्यों नहीं लेते? अरे बच्चे ऐसे मत कहो। हाँ, ठीक है, सब दिखता है ना। हाँ बच्चे, फोन वगैरह में आपकी कोई दिक्कत होगी इसलिए एक मिनट। ऑप्शन डी दिख रहा है यहाँ तक? एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा कैमरा मुझे लगता है। एक मिनट में आप लोग तब तक क्वेश्चन देखो, समझने की कोशिश करो।
अब मेरे हिसाब से सही दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ, देखो सब्जेक्ट और एग्रीमेंट जो टॉपिक है ना, जब हम इसको क्लासरूम में पढ़ाते हैं तब तो ये एक ही क्लास में होता था। यहाँ पे देखते हैं शायद एक में ना हो पाए, शायद दो में हो, ठीक है। हाँ, तो अब इस दिख रहा है, ठीक है, पहले नहीं दिख रहा था। आ जाओ। अब देखो यहाँ पे समझना, कुछ बेसिक्स हैं जो मैं आप लोगों को समझाऊंगा, उन बेसिक्स का बस तुम्हें ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करने हैं, अपने आप सब आसान हो जाएगा, ठीक है। आ, एक काम करता हूं मैं, इन क्वेश्चंस को समझाने से पहले ना एक दो चीजें और बता देता हूं आपको। हम्म, देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एंड मोहन डैश हैप्पी, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा, आई और मोहन डैश हैप्पी, ठीक है। तीसरा हमने लिखा, आई विद मोहन डैश हैप्पी। अभी जो ब्लैंक्स है ना, जरा एक बार इन्हें फिल करना, ऑप्शन तो एग्जाम आ रहा है। ये जो ब्लैंक्स आप लोगों को दिख रहे हैं ना, इन ब्लैंक्स को फिल करना है, ऑप्शन हमारे इजम आ रहे हैं। देखो तो एक बार इनमें क्या यूज करना चाहिए हमें। एक बच्चा कह रहा है जल्दी जल्दी पढ़ा दो। पढ़ेंगे बेटा, अब जितना इतना जल्दी भी नहीं खींच देंगे। आर इज एम, ठीक है। हाँ, बढ़िया आंसर है तुम्हारे लोगों के। हाँ, सही है। अब देखो समझना जो मैं समझाऊंगा। एंड होता है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, पढ़ा था कंजंक्शन में। और होता है अल्टरनेटिव कंजंक्शन, ठीक है। अब विद होता है प्रिपरेशन, मतलब कोई कंजंक्शन नहीं है, प्रिपरेशन है। अब ये जो विद है ये प्रिपरेशन है, तो मोहन इस प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रिपरेशन का तो हमें उसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, तो मोहन हो गया इसका ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब जो हम वर्ब लिखेंगे उस वर्ब का सब्जेक्ट आई हो गया। अब आई के अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो एम आ गया। तो इसमें तो आ गया एम, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो और है ना, एक कंजंक्शन है, अल्टरनेटिव कंजंक्शन है। तो अब चूंकि हमें पता है कि फैन वर्ड जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, तो और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों ही सेम रैंक के हैं, मतलब आई भी सब्जेक्ट है, मोहन भी सब्जेक्ट है। लेकिन ये दोनों एक साथ सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर दोनों एक साथ सब्जेक्ट होते हैं ना किसी एक वर्ब के, तो हमें इनके लिए क्यूमुलेटिव कंजंक्शन यूज करना पड़ता है, जो कि एंड होता है। अगर हम और लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब इनमें से कोई एक सब्जेक्ट है, या तो आई है या फिर मोहन है। अच्छा, अब कौन है वो हमें पता नहीं, क्योंकि अगर हमें पता ही होता तो हम और का यूज ही नहीं करते, सीधे उसी को सब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हम आई को सब्जेक्ट माने तो एम लिखना चाहिए, मोहन को सब्जेक्ट माने तो इज लिखना चाहिए, और ये हमें पता नहीं इनमें से कौन सा सब्जेक्ट है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो ना, ये ना पता हो कि सब्जेक्ट कौन सा है, ऐसा तभी होता है जब हम और या नॉर का यूज करते हैं, ठीक है। तो जो वर्ब के पास लिखा गया सब्जेक्ट है ना, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लिख दो। जब ये ना पता हो कि सब्जेक्ट कौन है, ठीक है, तो क्या करो, वर्ब के पास लिखे गए के अकॉर्डिंग वर्ब लिख दो। अब वर्ब के पास लिखा हुआ है मोहन, तो हम मोहन के अकॉर्डिंग इज लिख देंगे। फिर से मैं बता रहा हूं, अगर मोहन के वर्ब के पास आई लिखा होता तो हम एम लिख देते, मोहन लिखा तो इज लिख दिया। अच्छा, एंड है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, जो कनेक्ट करने का काम करता है। तो आई और मोहन, ये दोनों एंड से जोड़ दोगे तो ये दोनों प्लुरल हो जाएंगे, क्योंकि एक सिंगुलर सब्जेक्ट आई है, एक मोहन है, दोनों को एंड से जोड़ देने से प्लुरल हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पे वर्ब प्लुरल लिखनी पड़ेगी, आर। अब ये है सब्जेक्ट और एग्रीमेंट, कि भाई हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करनी है। तो हमसे दिक्कत क्या होती है, हमसे दिक्कत यही होती है, या तो हम पहचान नहीं पाते सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, या हम सब्जेक्ट का नंबर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है, प्लुरल नंबर का है। तो वो सारी बातें आज मैं समझा दूंगा आपको, ध्यान से सुनते रहना, वो समझ जाओगे। वैसे भी ये टॉपिक आसान होता है, कोई मुश्किल होता नहीं है खास, ठीक है। मैं फिर से एक बार बताता हूँ। एंड क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होता है, अगर हम इससे दो वर्ड्स को जोड़ेंगे तो दोनों मिलकर सब्जेक्ट बन जाएंगे, तो फिर उनके साथ प्लुरल वर्ब लिखनी पड़ेगी। और अल्टरनेटिव कंजंक्शन होता है, ये कनेक्ट करने का काम नहीं करता, ये केवल अल्टरनेटिव से एक साथ पुट करने के लिए यूज किया जाता है। तो अगर हम आई और मोहन लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये दोनों सब्जेक्ट नहीं है, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट है। अब वो कौन सब्जेक्ट है वो हमें पता नहीं है, तो जब पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, वर्ब पास वाले के अकॉर्डिंग लिख देंगे। पास में मोहन है तो मोहन के अकॉर्डिंग इज लिख दिया। विद प्रिपरेशन है, मोहन प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट हो गया।
जो नाउन या प्रोनाउन प्रिपोजिशन के ऑब्जेक्ट हो जाते हैं वो वर्ब के सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते। तो जो हम वर्ब लिखेंगे वो मोहन के अकॉर्डिंग नहीं, आई के अकॉर्डिंग लिखेंगे, आई के अकॉर्डिंग एम आ गया। अब मैं इन तीन सिचुएशंस को, ये जो हमने तीनों सिचुएशन यहाँ पे डिस्कस किए ना, थोड़ा सा डिटेल में तुम्हें समझा देता हूँ। अब देखो ध्यान से समझना। सबसे पहले ये जो थर्ड सिचुएशन है ना, मैं इसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो हमारी थर्ड सिचुएशन थी ना, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस और देखना तुम लोग। हमने एक सेंटेंस लिखा, एवरीबडी लाइक यू आर रेडी फॉर द पार्टी। ठीक है। दूसरा हमने लिखा, नथिंग बट ट्रीज आर सीन हियर। एक और मैंने लिखा, आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स आर वेरी हार्ड वर्किंग। ऐसे लिख दिया। अभी हमने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे, इन्हें ध्यान से देखना। एवरीबडी लाइक यू आर रेडी फॉर द पार्टी, नथिंग बट ट्रीज आर सीन हियर, आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स आर वेरी हार्ड वर्किंग। ठीक है, ये हमने सेंटेंस लिख दिया। हाँ बेटा, मोहन एंड आई होना चाहिए, वो हमने समझाने के लिए लिखा था कि एक ही जैसे तीनों सेंटेंस बनाने के लिए अपना समझ लो उसे। ठीक है। अब देखो इन सेंटेंसेस में समझना, लाइक प्रिपोजिशन है, बट प्रिपोजिशन है जब इसका यूज हम एक्सक्लूजन के लिए करते हैं, और एज वेल एज प्रिपोजिशनल फ्रेज है, मतलब कोई प्रिपोजिशन तो नहीं है लेकिन एक फ्रेज है जो रिलेट करने के लिए वर्ड्स को यूज की जाती है, तो इसको भी हम प्रिपोजिशन की कैटेगरी में रखेंगे। लाइक प्रिपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट हो गया यू, बट प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया ट्रीज, एज वेल एज का ऑब्जेक्ट हो गया माई फ्रेंड्स। तो ये जो यू है, ट्रीज है और माई फ्रेंड्स हैं, ये प्रिपोजिशंस के ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये वर्ब के सब्जेक्ट नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये जो हम वर्ब यूज कर रहे हैं, इनका सब्जेक्ट कोई और होगा। अब देखो इनका सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट है एवरीबडी। ठीक है। इसका सब्जेक्ट है नथिंग, और इसका सब्जेक्ट है आई। तो बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि प्रेपोजिशंस के बाद लिखे गए वर्ड्स प्रिपोजिशन के ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, वो वर्ब के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते। तो आई के अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो एम आ जाएगा। ठीक है। नथिंग के अकॉर्डिंग लिखोगे तो इज आ जाएगा, एवरीबडी के अकॉर्डिंग लिखोगे तो भी इज आ जाएगा। बस ये है। अब हम क्या करें, हम ये गड़बड़ ना करें, मतलब हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यू सब्जेक्ट है और आर वर्ब है। तो ये हमें क्लियर हो जाएगा ना कि लाइक प्रिपोजिशन है, तो हम जान जाएंगे कि यू सब्जेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि वो प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इस पे कई क्वेश्चंस आते हैं, अक्सर आते रहते हैं। तो बस ये ध्यान रखना कि भाई प्रीपोजिशंस के बाद लिखे गए वर्ड प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, वो वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है। अब एक तो इन पे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जैसे हमने ये तीन डिस्कस किए हैं। ठीक। और कैसे क्वेश्चंस आते हैं देखो मैं बताता हूँ। और देखो एक सेंटेंस हमने लिखा, अंडर द टेबल इज लाइंग सम कॉइन्स। ठीक है। दूसरा मैंने लिखा, अक्रॉस दोज माउंटेन्स आर अ स्मॉल विलेज। ये सेंटेंस देखो। ठीक है। अब देखो ये जो अंडर हमने वर्ड लिखा है ना,
ये प्रेपोजिशन है। अक्रॉस लिखा है, ये भी प्रेपोजिशन है। ठीक है। द टेबल इस प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट हो गया, कि भी प्रिपरेशन का जो नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं ना वो प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट होते हैं। दोज माउंटेन्स इस प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। तो अंडर प्रिपरेशन है, अक्रॉस प्रिपरेशन है, और वो जो वर्ड्स हमने प्रिपरेशन के बाद लिखे हैं वो उन प्रिपरेशन के ऑब्जेक्ट हो गए। तो फिर अगर वो प्रिपोजिशन के ऑब्जेक्ट्स हो गए तो ये जो हम वर्ब लिख रहे हैं फिर इनका सब्जेक्ट कौन हुआ? इनका सब्जेक्ट टेबल और माउंटेन्स तो नहीं हो सकते। तो इज लाइंग वर्ब है ना, इसका सब्जेक्ट हो गया सम कॉइन्स। अच्छा, आर वर्ब का सब्जेक्ट हो गया स्मॉल विलेज। ये इन्वर्जन यूज हो रहा है, तुम लोग समझ गए होगे। इन्वर्जन का जो फंडामेंटल में वीडियो दे रखा है ना वो समझना। तो ये जो सम कॉइन्स है ना ये सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो वर्ब फिर इस क्यों लिखे? फिर तो हमें आर लिखना पड़ेगा। तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, अंडर द टेबल आर लाइंग सम कॉइन्स। अच्छा, यहाँ पे स्मॉल विलेज सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लिखना पड़ेगा। तो कुल मिला के अगर हम किसी प्रेपोजिशन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन लिख देंगे तो वो हमारी प्रेपोजिशन का वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है। ये असल में होते पता है क्या है? ये जो अंडर द टेबल हमने लिखा है, क्रॉस द माउंटेन्स लिखा है, ये ध्यान से देखो ये एडवर्ब फ्रेजेस हैं, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस हैं ये। ठीक है। तो अब हमें यहां से ध्यान ये रखना है कि अगर हम प्रेपोजिशन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन लिखेंगे तो वो नाउन या प्रोनाउन उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, वो वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता, वर्ब उसके अकॉर्डिंग नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो है ना, सब्जेक्ट की डेफिनेशन बड़ी काम आती है। वो छोटी सी बात होती है लेकिन उसको हमें ध्यान रखना चाहिए कि सब्जेक्ट इज व्हाट वी टॉक अबाउट, कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। अब जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा, अंडर द टेबल आर लाइंग सम कॉइन्स, तो अपने आप दिमाग लगाओ ना तो जान जाओगे कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द टेबल, वी आर टॉकिंग अबाउट सम कॉइन्स, कि हम टेबल के बारे में नहीं कॉइन्स के बारे में बात कर रहे हैं। उसी तरीके जैसे हमने लिखा अक्रॉस दोज माउंटेन्स इज अ स्मॉल विलेज, देन इन दिस सेंटेंस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट माउंटेन्स, वी आर टॉकिंग अबाउट ए स्मॉल विलेज। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा स्मॉल विलेज है, माउंटेन्स नहीं है। तो जब ये बातें छोटी छोटी ध्यान रखोगे सब्जेक्ट और एलिमेंट ऐसे ही आसान होता है, अपने आप हो जाना है। ठीक है। अब कुछ वर्ड्स मैं यहाँ पे तुम्हें बता देता हूँ, वो चाहो तो तुम अपना ध्यान रख सकते हो। देखो, एज वेल एज है, लाइक है, अनलाइक है, बट है, बिसाइड्स है। ठीक है, बट बिसाइड्स है, एक्सेप्ट फॉर है, एंड नॉट है, विद है, along with है, टुगेदर विद है। ठीक है। एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट फॉर, एंड नॉट विद, along with, टुगेदर विद। ठीक है। इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, इन कंपनी ऑफ, इन कंपनी ऑफ, accompanied by, एटसेट्रा। एक इन एडिशन टू भी लिख लेना, देखो मैं कहीं पे लिख देता हूँ इन एडिशन टू। ठीक है। इन एडिशन टू, एटसेट्रा। तो ये कुछ ऐसी फ्रेजेस हैं जो कि प्रेपोजिशंस हैं या प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं। तो अगर तुम इनके बाद में कोई भी नाउन या प्रोनाउन लिख दोगे ना तो वर्ब उसके अकॉर्डिंग हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो इनका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो जो हम वर्ब लिखेंगे वो इनसे पहले लिखे गए नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, बस ये ध्यान रखना है। एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट फॉर, एंड नॉट विद, along with, टुगेदर विद, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, इन कंपनी ऑफ, अकम्पनीड बाय, इन एडिशन टू, वगैरह वगैरह। तो इन फ्रेजेस का यूज अगर हम कभी करें दो नाउन से प्रोनाउंस को रिलेट करने के लिए, तो वर्ब हमें लिखनी है इनसे पहले लिखे गए नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, इनके बाद में जो लिखा जाएगा उसके अकॉर्डिंग मत लिखना, क्योंकि वो वर्ब का सब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। चलो, ये हो गया। अब आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। ये लो, पूरे डिलीट हो गया तो चलो कोई नहीं, मुझे याद तो है ही। आई और मोहन इज हैप्पी। एक सेंटेंस हमने ये लिखा। दूसरा, नीदर
दे, नॉर, ही हैव अग्रीड। ठीक है। तीसरा, नॉट ओनली, एक मिनट, नॉट ओनली यू बट ऑल्सो शी आर इनवाइटेड देयर। ये देखो तीन क्वेश्चंस। अब देखो यहां पे एक चीज समझना, ये जो हम नॉट ओनली यूज करते हैं ना फ्रेज, ये निगेशन के लिए यूज होती है, सबको ही पता है। नॉट ओनली का यूज हम निगेशन के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हम निगेशन किसका कर रहे हैं? यहाँ पे हम निगेशन कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट का। हमें पता है कि सब्जेक्ट जो होता है दैट इज द टॉपिक ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट होता है वो टॉपिक ऑफ द टॉकिंग होता है, मतलब हमारी बातचीत का जो टॉपिक होता है जिसका हम बात कर रहे थे वो हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है। अगर हम नॉट ओनली यू लिख रहे हैं तो इसका मतलब हम अपने टॉपिक को निगेट कर रहे हैं कि यू जो है ना इसके बारे में हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन जरूर दे रहे हैं, बट दैट इज नॉट द टॉपिक ऑफ द टॉकिंग। ये टॉपिक ऑफ द टॉकिंग नहीं है। अगर ये टॉपिक ऑफ द टॉकिंग नहीं है तो टॉपिक ऑफ द टॉकिंग हो गया ये शी। अब देखो ये नॉट ओनली बट ऑल्सो से हमने दो प्रोनाउंस कनेक्ट कर रखे हैं, यू और शी, लेकिन हमने इसके साथ में ना नॉट ओनली का यूज कर लिया। नॉट ओनली का यूज करने का मतलब ये कि हमने इसको निगेट कर दिया। एक मिनट, नॉट ओनली का यूज करने का मतलब है कि जो हमारा पहला सब्जेक्ट है यू, इसको हम, एक मिनट ये क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो पहला सब्जेक्ट है यू, हम इसको टॉपिक ऑफ द टॉकिंग नहीं मान रहे, हम इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन ये हमारा टॉपिक ऑफ द टॉकिंग जो है ना वो शी है। अब हमें पता है कि सब्जेक्ट यूज की वर्ब जो यूज की जाती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज किया जाती है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है। तो ये जो हमने शी लिखा ना ये हमारा सब्जेक्ट है। अगर शी सब्जेक्ट है तो इसी अकॉर्डिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी, इज। तो इस बात को हम इजी वे में ऐसे याद रख सकते हैं कि जब हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज दो सब्जेक्ट्स के लिए करते हैं तो उनमें से जो पहला सब्जेक्ट होता है वो हमारा टॉपिक ऑफ द टॉकिंग नहीं होता है, इसीलिए हम वर्ब उसके अकॉर्डिंग नहीं लिखते, हम वर्ब लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग जो बाद में लिखा गया हो। अब जैसे हमने बाद में सी लिखा ना तो सी के अकॉर्डिंग हमने इज लिख दिया। डन, एक चीज हो गई। अब आते हैं इन दोनों में। इन दोनों में जो हमने कंजंक्शन यूज कर रखा है और नॉर, जैसे हमने यहाँ पे नॉर से दे को और ही को कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे और से आई को और मोहन को कनेक्ट कर दिया। ठीक है। अच्छा वो वाला सही लिखा हुआ है, चलो कोई नहीं। अब होता है कि जो और नॉर है ना ये हमारे अल्टरनेटिव कंजंक्शंस हैं। हमें पता है कि इनके साथ लिखे गए नाउन या प्रोनाउन जो होते हैं ना वो दोनों अल्टरनेटिव होते हैं, मतलब उनमें से कोई एक ही होता है सब्जेक्ट या एक ही होता है कोई ऑब्जेक्ट, दोनों नहीं होते। तो अगर हम दे और नॉर ही लिख रहे हैं तो इसका मतलब या तो दे सब्जेक्ट है या ही सब्जेक्ट है। अगर ही सब्जेक्ट है तब तो यहाँ पे हैज आना चाहिए, दे सब्जेक्ट है तो हैव आना चाहिए। अब हमें ये पता नहीं इसमें सब्जेक्ट कौन है। ठीक है। अब जब चूंकि नॉर लिखा है तो नॉर का मतलब ये भी कोई भी हो सकता है, तो जब हमें ना पता हो तो वर्ब हमें पास वाले के अकॉर्डिंग लिख देनी चाहिए, मतलब कॉमन सेंस है। हैज लिख दिया। यहाँ पे देखें पास में मोहन लिखा है तो मोहन के अकॉर्डिंग इज लिख दिया। देयर आर लाइंग सम कॉइन्स लिख सकते हैं क्या? अंडर द टेबल लिख सकते हो बेटा, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। अब यहां तक आ गए। अब एक दूसरी सिचुएशन समझना, और 1 2 3, चलो पहले तो मैं इसको कंक्लूड करता हूं। इन तीन एग्जाम्पल से हमने ये सीखा कि और, नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, अगर हम इनसे कभी किन्हीं दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करेंगे तो हम वर्ब लिखेंगे बाद वाले के अकॉर्डिंग। ठीक है। फिर मैं थोड़ा सा अपने को करेक्ट करता हूं। नॉट ओनली बट ऑल्सो के केस में हम वर्ब लिखते हैं हमेशा बाद वाले के अकॉर्डिंग, क्योंकि पहले वाले के साथ नॉट ओनली लिखा होता है और उसका निगेशन हो जाता है। ठीक है। अच्छा, और नॉर के केस में जो हम वर्ब लिखते हैं वो हम लिखते हैं पास वाले के अकॉर्डिंग, लेकिन पास वाला सब्जेक्ट वही होता है जो बाद में लिखा गया हो। ठीक है। पास वाला वही होता है जो बाद में लिखा गया हो, लेकिन एक कंडीशन में पहले वाला भी पास में हो सकता है। जैसे कि अगर हम मान लो सेंटेंस ऐसे लिख दें, देयर वर नीदर द कोच नॉर द प्लेयर्स इन द रूम। अब मान लो हम ऐसे लिख दें,
देयर वर नीदर द कोच नॉर द प्लेयर्स इन द रूम। अब देखो यहां पे हमने क्या किया, नीदर नॉर से दो सब्जेक्ट्स कनेक्ट किए, एक कोच और एक प्लेयर्स। और हमने कहा कि जब हम और नॉर से दो सब्जेक्ट्स कनेक्ट करते हैं तो वर्ब हमें पास वाले के अकॉर्डिंग लिखनी चाहिए। अब इस बार अगर हम ध्यान से देखें तो वर्ब ये लिखी यहाँ पे वर्ब, और इस बार जो हमने वर्ब के पास सब्जेक्ट लिखा है वो कोच है, प्लेयर्स नहीं है। तो प्लेयर्स तो पास में है नहीं, कोच है पास में, तो कोच सिंगुलर है तो वॉज लिख दो। तो और नॉर के केस में क्या होता है, और नॉर के केस में हम वर्ब जो लिखते हैं ना वो वर्ब के पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिख देते हैं, क्योंकि उन दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है जिनको और नॉर से कनेक्ट किया गया, तो हमें पता तो होता नहीं उनमें से कौन सा है। तो हम क्या करते हैं अपनी सहूलियत से, मतलब कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग वर्ब उसके अकॉर्डिंग लिख देते हैं जो वर्ब के पास लिखा हो। ठीक है। अच्छा, पास में वही लिखा होता है जो बाद में लिखा होता है। लेकिन अगर हम देयर इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट का यूज कर लें तो जो सब्जेक्ट पहले वाला होता है ना वो वर्ब के पास हो जाता है। अब जैसे हमने यहाँ पे देयर इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट यूज किया, ठीक है, तो ये जो वर्ब है वॉज, ये पहले वाले सब्जेक्ट के पास हो गए, तो हम इसके अकॉर्डिंग लिख देंगे। तो अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए तब तो वर्ब तुम, मतलब सीधी सी बात ये ध्यान रखनी है कि और नॉर के केस में वर्ब लिखनी है पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देयर का यूज कर लोगे तो पास वाला वो हो जाएगा जो पहले लिखा है, अदरवाइज पास वाला हमेशा वो होता है जो बाद में लिखा हो। ठीक है, तो हम वर्ब बाद वाले के अकॉर्डिंग लिख देते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो के केस में वर्ब हमेशा बाद वाले के अकॉर्डिंग ही लिखनी है, क्योंकि पहले वाले का निगेशन हो जाता है नॉट ओनली की वजह से। ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलें, तो ये तो हो गई और नॉर की बात। अब आ जाते हैं एंड वाली बात कर लेते हैं, थोड़ी सी जो एंड की बातें हो रही थी ना उसको भी देखो मैं समझा देता हूँ। हमने एक सेंटेंस लिखा, कमल एंड, एक मिनट इधर से लिखते हैं, कमल एंड सरल इज माई, या एक मिनट, इज लेट अगेन। हाँ ठीक है बेटा, विवेक बता दूंगा। निगेशन का मतलब होता है बेटा स्टेटमेंट को नेगेटिव बना देना। मतलब कोई चीज है ना, जैसे अगर हम हाँ में बात कर रहे हैं तो ये अफर्मेटिव होता है, ठीक है। सेंटेंस होते हैं ना असर्टिव असर्टिव सेंटेंस, दो टाइप के होते हैं, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो निगेशन का मतलब जिसमें हम किसी चीज के नहीं होने के बारे में बताएं वो है निगेशन, ठीक है। होने के बारे में बताएं वो है अफर्मेशन। जैसे मैंने कहा आई एम रेडी, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, और मैं कहता हूं आई एम नॉट रेडी, तो मैं जिस चीज को रेफर कर रहा हूं वो होना नहीं है, वो नहीं होना है, तो ये निगेशन है। निगेशन का मतलब मेकिंग नेगेटिव। अब जैसे हमने लिखा कमल एंड सरल इज लेट अगेन, ये लिख दिया। अब देखो यहां पे समझना, एंड क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होता है। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का मतलब होता है कनेक्ट करके ज्वाइन ज्वाइन कर देना। तो एंड क्यूमुलेटिव कंजंक्शन हो गया, इसका मतलब हो गया प्लस। कमल सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, सरल भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया सिंगुलर, एंड से इन दोनों को जोड़ दिया तो देखो ये प्लूरल हो गए, ठीक है। अब प्लूरल हो गए तो वर्ब आ जाएगी। तो अगर मान लो हम किसी वर्ब के लिए दो सब्जेक्ट्स यूज करें और वो दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हों और हम उन्हें एंड से कनेक्ट कर दें, तो वो एंड से कनेक्ट कर देने से ना कंपाउंड सब्जेक्ट बन जाएंगे और उनका नंबर प्लूरल हो जाएगा, तो हम वर्ब उनके साथ प्लूरल लिखेंगे। कमल एंड सरल ऐसे हो गया, ठीक है। तो केवल कमल लिखोगे इज आएगा, केवल सरल लिखोगे इज आएगा। कमल एंड सरल लिख दोगे तो एंड क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होता है, दोनों को प्लस कर देगा, प्लस कर देने से 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 प्लूरल नंबर होता है तो वर्ब प्लूरल हो जाएगी, ठीक है। तो आर आ गया। खैर ये एक बात है। अब एक दूसरी बात भी देखना, नो मूवी एंड नो सीरियल आर माई फेवरेट। ठीक है, अब जैसे मैंने यहां लिख दिया ये, अब इसमें देखो समझना क्या है। नो मूवी का मतलब जीरो, नो सीरियल का मतलब जीरो, जीरो को जोड़ दिया तो कितना हुआ जीरो, इस आएगा। हाँ बच्चे, अंडर द टेबल वाले में ना इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, ये हमने फंडामेंटल में वीडियो दे रखा है इन्वर्जन का, उसमें डिटेल में डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा नो मूवी एंड नो सीरियल,
इज माई फेवरेट, ठीक है। तो अब देखो हुआ क्या, नो मूवी का मतलब जीरो, नो सीरियल का मतलब जीरो। अब हमें पता है कि जीरो की क्यूमुलेटिव वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। अब जीरो को कितनी बार भी जोड़ लो, ठीक है, वो जीरो ही रहना है। तो अब अगर हम दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जोड़ देंगे तो वो प्लूरल हो जाएंगे, वर्ब प्लूरल लिखनी पड़ेगी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर हम दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़ें और उनका डिटर्मिनर नो हो, ठीक है, तो उनके साथ वर्ब सिंगुलर लिखनी है। तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आ गई, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल देखो, ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैव बीन इन्फॉर्म्ड, ठीक है। बेटा हम सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग वर्ब लिखते हैं, नाउन फ्रेज का कोई नंबर नहीं होता, ठीक है। हाँ, हिली हुई बात मत करा करो। नाउन फ्रेज के नंबर के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लिखी जाती, सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग वर्ब लिखी जाती है, ठीक है। तो ऐसे तो मान लो मैं लिख दूं 50 पीपल, तो 50 पीपल एक सिंगल नाउन फ्रेज हुई, तो इसको क्या मानोगे, सिंगुलर या प्लुरल है। अब देखो हमने लिखा ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैव बीन इन्फॉर्म्ड। अब यहां पे ध्यान से समझना, ये ईच बॉय सिंगुलर नाउन है, ईच गर्ल भी एक सिंगुलर नाउन है, एंड से हमने इन्हें जोड़ दिया। अब हमें पता है कि एंड से जोड़ देने से सिंगुलर जो होते हैं वो प्लुरल हो जाते हैं, तो वर्ब प्लुरल लिखनी पड़ती है, तो इस हिसाब से हैव सही होना चाहिए। लेकिन फिर एक दूसरी कहानी भी है। दूसरी बात क्या है कि जो ईच एवरी इधर नीदर होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन के डिटर्मिनर होते हैं। भाई हम ईच एवरी का यूज कब करते हैं, जब हमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट करना हो किसी एक सिंगल इंडिविजुअल के थ्रू, ठीक है। तो अगर हम ईच किसी नाउन के साथ लिख देते हैं ना, तो इसका मतलब इस नाउन के बहुत से इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप है और हम उस ग्रुप को उस सिंगल इंडिविजुअल के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम वर्ब उसके साथ सिंगुलर लिखते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही उसको यूनिट बनाना होता है, तो हम उसके बाद वर्ब सिंगुलर लिख देते हैं। अब कहानी क्या होती है, मान लो ये जितने इंडिविजुअल्स हैं ये सबके सब बॉयज हों, तो हम ईच बॉय लिखेंगे तो वर्ब सिंगुलर आएगी, लेकिन इतना तो हमें पता ही होगा कि अगर ईच लिखा हुआ तो इसका मतलब बॉय एक नहीं है, बॉय बहुत से होंगे। अब मान लो ये ग्रुप बॉयज और गर्ल्स दो का हो, कि मान लो एक ग्रुप है इसमें कुछ गर्ल्स भी हैं कुछ बॉयज भी हैं, तो जब हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ग्रुप का, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा कि वो सारे के सारे बॉयज हैं या सारे के सारी गर्ल हैं। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि किसी ग्रुप को इंडिविजुअल के थ्रू रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो अगर हम सिंगुलर नाउन्स को एंड से जोड़ दें और उनका डिटर्मिनर ईच एवरी हो, तब भी उनकी क्यूमुलेटिव वैल्यू सिंगुलर ही होती है और उनके साथ वर्ब सिंगुलर लिखा करो, हैज। मैं देखो फिर से समझा देता हूं हमने स्टार्टिंग क्या की थी। हमने स्टार्टिंग की थी इस एग्जांपल से कि अगर हम दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ेंगे तो वो प्लुरल हो जाएंगे, वर्ब प्लुरल लिखनी है। लेकिन अब मैं एक दूसरी चीज समझा रहा हूं कि हमेशा ऐसा नहीं होता, कई बार ऐसा भी होता है कि हम दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से तो कनेक्ट कर देते हैं लेकिन वर्ब हमें सिंगुलर ही लिखनी चाहिए, ठीक है। ऐसा कब कब होता है वो मैं समझा रहा हूं। अभी हमने दो एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं, ठीक है, कि अगर वो सिंगुलर नाउन जिनको एंड से जोड़ा गया है उनका डिटर्मिनर नो हो तो उनकी क्यूमुलेटिव वैल्यू जीरो। अगर वो दो सिंगुलर नाउन जिन्हें एंड से जोड़ा गया है उनका डिटर्मिनर ईच एवरी हो तो उनकी क्यूमुलेटिव वैल्यू जीरो, ठीक है। हाँ, सबसे इजी टॉपिक लग रहा है बेटा, ये होते सबसे इजी है, मतलब लोग इसको, मैंने देखा है कि बच्चे बताते रहते हैं, कई जगह लोग इसको कोचिंग वगैरह में दो दो तीन तीन हफ्ते चार चार हफ्ते महीने महीने भर पढ़ाते रहते हैं। ऐसा ये होता नहीं है, बच्चों को बाकी टॉपिक तमीज से पढ़ा दो ना तो इसमें बड़ी कम मेहनत करनी पड़ती है, आसान होता है। तो ये हैज आ गया। खैर चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसी टाइप का। हमने लिखा द एक्टर एंड डायरेक्टर हैव फॉलन इल। द एक्टर एंड डायरेक्टर हैव फॉलन इल, जैसे हमने ये लिख दिया। अब देखो यहाँ पे समझना हमें क्या है, ये एक्टर एक नाउन है, डायरेक्टर एक नाउन है, हमने दोनों नाउन्स को एंड से प्लस कर दिया, तो हमें पता है सिंगुलर नाउन एंड से जोड़ने से प्लुरल हो जाते हैं। लेकिन ध्यान से देखें तो यहाँ तो डिटर्मिनर हमने कॉमन करके लिख रखा है एक ही। अब देखो ये हमने आर्टिकल में पढ़ा था कि अगर हम दो नाउन्स को एंड से जोड़ दें और उनका आर्टिकल कॉमन कर दें तो इसका मतलब ये होता है कि वो दोनों नाउन किसी एक ही पर्सन को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, गजेंद्र कुमार तुम्हें मैं किसी दिन कूटूंगा, ठीक है, नो कमल एंड नो सरल।
ईच को बिल्कुल बच्चे एक ही बार लिख सकते हैं, मतलब मैंने बेहतर समझाने के लिए दोनों बार लिख दिया, अदरवाइज आप कॉमन कर सकते हो कि अगर इन दोनों नाउन का डिटर्मिनर एक ही है ना तो उसको कॉमन करके लिख दो। अब देखो द एक्टर एंड डायरेक्टर हमने लिखा, तो यहां पे हमने आर्टिकल कॉमन कर रखा है द। तो आर्टिकल द कॉमन करने का मतलब पता है क्या, कि एक्टर और डायरेक्टर सिंगल पर्सन है। तो अगर ये सिंगल पर्सन है तो हमने हैव क्यों लिखा, फिर तो हैज लिखना चाहिए। और अगर हम हैव लिख रहे हैं तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए तो दोनों का डिटर्मिनर अलग अलग होना चाहिए। तो हमारे पास इसको सही करने के दो तरीके हैं, या तो हम द लिख दें यहाँ पे तो वो हैव से हो जाएगा, या हम उस हैव को हैज कर दें तो ये वर्ब से हो जाएगी। अब हमने हमेशा डिस्कस किया कि जब कभी ऐसा लगे ना हम एक सेंटेंस को दो तरीके से सही कर सकते हैं, तो करेक्शन हमेशा क्या करो, बाद वाला, पहली बात। दूसरी बात, जब कभी लगे कि सब्जेक्ट और वर्ब में से किसी एक को चेंज करके सही कर सकते हो, तो सब्जेक्ट को नहीं वर्ब को चेंज किया करो, क्योंकि वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है, सब्जेक्ट वर्ब के अकॉर्डिंग यूज नहीं होता। तो यहाँ पे आ जाएगा हैज। द एक्टर एंड डायरेक्टर हैज फॉलन इल, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यहां तक सही। आ जाओ, एक और क्वेश्चन देखो फिर इसी बात पे। द एक्टर एंड एक्ट्रेस, the actor and actress have got late. The actor and actress have got late. बताओ, the actor and actress have got late. अब देखो फिर से हमने यहाँ पे क्या किया, दो सिंगुलर नाउन को एंड से कनेक्ट किया, एक मिनट, हमने दो सिंगुलर नाउन को एंड से कनेक्ट किया और आर्टिकल कॉमन कर दिया। तो अगर हम आर्टिकल कॉमन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये दोनों नाउन किसी एक ही पर्सन एक ही थिंग को रेफर कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से तो हमें वर्ब हैज लिखनी चाहिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिख दिया। लेकिन ये बात हम यहाँ पे मान सकते हैं तो यहाँ पे नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि भाई चलो डायरेक्टर और एक्टर जो है वो दोनों एक ही होंगे। होते हैं कई बार ऐसा होता है कि एक्टर डायरेक्टर दोनों एक ही हो जाते हैं, लेकिन एक्टर और एक्ट्रेस सेम नहीं हो सकता पर्सन। ठीक है, एक्टर और एक्ट्रेस सेम हो नहीं सकते, तो एक्टर और एक्ट्रेस अगर सेम नहीं हो सकते तो दोनों का डिटर्मिनर अलग अलग लिख दो। तो ये भी ध्यान रखना, मतलब कॉमन सेंस नहीं छोड़ देना, कॉमन सेंस का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलो इन पे आ गए, और देखो क्वेश्चन, सिक्स्थ एग्जाम्पल, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। अब देखो ये ना एक मतलब प्रोवर्ब तो नहीं है, लेकिन मतलब प्रोवर्बियल टाइप का ही मान लो स्टेटमेंट, एक फेबल है बहुत फेमस, द हेयर एंड द टॉर्टोइज, ये उसका मॉरल है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिखा स्लो एंड स्टडी विन द रेस। स्लो एक क्वालिटी है, स्टडी एक क्वालिटी है, दोनों को एंड से जोड़ दिया तो ये प्लूरल हो गए, और वर्ब हमने प्लूरल लिख रखे विन, तो ये सेंटेंस सही होना चाहिए। लेकिन अब कहानी यहाँ पे देखो दूसरी क्या है। अब यहाँ पे कहानी ये है कि ये जो हमने प्रेडिकेट लिखा ना विन द रेस, ये विनिंग द रेस जो इफेक्ट होता है ये तब आता है जब स्लो और स्टडी एक ही पर्सन हो। मान लो कोई पर्सन स्लो है, ठीक है, स्टडी नहीं है, तो वो कभी जीतेगा थोड़ी। जीतता कब है कोई पर्सन, जब वो स्लो हो कोई सुने लेकिन स्टडी हो। तो स्लो एंड स्टडी जो है ना एक ही कॉमन क्वालिटी है, दीज आर नॉट टू डिफरेंट क्वालिटी। इस इफेक्ट के लिए विनिंग द रेस जो हमारा इफेक्ट है, अगर कोई पर्सन रेस जीतना चाहता है, ठीक है, तो वो तभी जीतेगा जब ये दोनों क्वालिटी एक साथ एग्जिस्ट करें। अगर इनमें से एक क्वालिटी हम मिस कर दें, मान लो हम स्टडी क्वालिटी मिस कर दें, तो ये इफेक्ट नहीं आ सकता। तो कई बार ऐसा होता है कि हम दो नाउन को एंड से जोड़ देते हैं, वो दोनों नाउन सेपरेट होते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझना, कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक होता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि हम उन्हें अलग अलग कंसिडर नहीं कर सकते। वो दोनों जब एक साथ होंगे ना तभी वो इफेक्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो ऐसे कंडीशन में जहां पे दो नाउन मिलकर एक कॉम्प्लीमेंट बन जाते हैं, वहां भी वर्ब सिंगुलर लिखा करो। यहां पे लिखो विंस। अब इस बात को ना मैं बेहतर तरीके से तुम्हें समझाने के लिए दो एग्जांपल लिख देता हूं, यहां से ये बात तुम जल्दी समझ जाओगे। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर
डैश exempt फ्रॉम टैक्सेस। ठीक है। दूसरा, ब्रेड एंड बटर माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। ठीक है। अब ये दो सेंटेंस हैं, इनमें इज एम आर का यूज करो तो एक बार, इन दोनों में इज एम आर का यूज करो। अब देखो यहां पे समझना, जैसे जो टैक्स से एग्जाम्पशन मिला है ना, वो ब्रेड एंड बटर के कॉम्बिनेशन को नहीं मिला। मतलब ऐसा नहीं कि जब हम ब्रेड एंड बटर को एक साथ खरीदेंगे तभी हमें टैक्स से छूट मिलेगी। कोई पर्सन अगर केवल ब्रेड खरीदेगा तो वो भी एग्जम्प्टेड है। ठीक है। केवल बटर खरीदेगा तब भी एग्जम्प्टेड है। मतलब जो एग्जाम्पशन टैक्स से मिला है, टैक्स से जो छूट मिली है, वो ब्रेड एंड बटर के कॉम्बिनेशन को नहीं मिली है, वो दोनों ही आइटम को मिली है। ब्रेड भी एग्जम्प्टेड है, और मतलब ब्रेड भी एग्जम्प्ट है और बटर भी एग्जम्प्ट है। तो इसका मतलब ब्रेड एंड बटर जो है ना, ये दो डिफरेंट कमोडिटीज हैं, दो डिफरेंट थिंग्स हैं। इनको हमने एंड से जोड़ दिया तो ये प्लूरल हो गया और आर लिखना पड़ेगा। लेकिन यहां देखो हमने क्या लिखा, ब्रेड एंड बटर डैश माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट के केस में ब्रेड एंड बटर जो है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, क्योंकि केवल ब्रेड से भी ब्रेकफास्ट नहीं बन सकता, केवल बटर से भी नहीं बन सकता। ब्रेकफास्ट में ब्रेड एंड बटर दोनों एक साथ जरूरत पड़ते हैं। मतलब ब्रेड एंड बटर के कॉम्बिनेशन को ब्रेकफास्ट कहा जा रहा है। तो जब हम माय फेवरेट ब्रेकफास्ट कहेंगे ना, तो इसका मतलब हम ब्रेड एंड बटर को टू डिफरेंट थिंग्स नहीं मान रहे, हम ब्रेड एंड बटर के कॉम्बिनेशन को, जिसको एज अ ब्रेकफास्ट खाया जाता है, रेफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। अगर ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है तो अब हमें वर्ब इज लिखनी पड़ेगी। तो कई बार ऐसा होता है कि हम दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ देते हैं। ठीक है। और वो उस पर्टिकुलर कंडीशन में एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि हम उन दोनों को सेपरेट कंसीडर नहीं कर सकते। सेपरेट कंसीडर करने का मतलब समझना, यहां से अगर हम चाहे ना तो ब्रेड को हटा दें, केवल बटर लिखा रहने दें, तब भी ये सेंटेंस हमारा इफेक्टिव होगा। बटर इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस। बटर हटा दें, केवल ब्रेड लिखा रहने दें, तब भी वैलिड होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ये सेंटेंस तभी इफेक्टिव होगा जब ब्रेड एंड बटर एक साथ लिखोगे, क्योंकि ब्रेड एंड बटर के कॉम्बिनेशन को ब्रेकफास्ट कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है कि अगर हम, ठीक है, दो नाउन्स को एंड से कनेक्ट कर दें और वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो, ठीक है, मतलब कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है वो दोनों मिलके एक ऑब्जेक्ट बन जाते हो, तो फिर वर्ब सिंगुलर लिखा करो। ठीक है। काफी ऐसे यूजेस होते हैं, मैं बता देता हूं। जैसे सोडा एंड विस्की हो गया, ड्रिंक के लिए यूज होता है। मतलब सोडा एंड विस्की का मतलब ड्रिंक हो गया। ठीक है। हॉर्स एंड कैरेज हो गया, हॉर्स एंड कैरेज का मतलब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गया, घोड़ा गाड़ी। तो अगर हम कभी किन्हीं दो नाउन्स को एंड से जोड़ दें और वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हो, तो वर्ब सिंगुलर लिखा करो। ठीक है। एक और एग्जांपल देखो। दूसरा एग्जांपल हमने लिखा, द हेयर एंड द टॉर्टॉइज इज वेरी पॉपुलर among kids. The hare and the tortoise is very popular among the kids. The hare and the tortoise is very popular among kids. थैंक यू बच्चे, अगर तुम्हें ऐसा लगा कि ये बेहतर तरीका है, अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे समझना, द हेयर एक नाउन है, द टॉर्टोइज एक नाउन है, दोनों को हमने एंड से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है। अच्छा, दोनों के डिटर्मिनर भी अलग अलग लिखे हुए हैं, तो इस हिसाब से ये इस गलत होना चाहिए और यहाँ पे आर आना चाहिए। कायदे से तो आर आना चाहिए। ठीक है। लेकिन अब ध्यान पता है क्या रखना है, ध्यान ये रखना है
कि द हेयर एंड द टॉर्टोइज जो है ना, ये एक टाइटल है। देखो ये एच कैपिटल है, ये टी कैपिटल, ये टी कैपिटल, ये टी कैपिटल है, तो ये एक प्रॉपर नाउन है। द हेयर एंड द टॉर्टोइज एक स्टोरी है। तो द हेयर एंड द टॉर्टोइज जो है ना, इट इज अ टाइटल। और हमने नाउन में क्या पढ़ा था कि टाइटल्स आर प्रॉपर नाउन्स। टाइटल्स जो होते हैं वो प्रॉपर नाउन होते हैं, देखने में भले प्लुरल लगे लेकिन वो प्लुरल होते नहीं है। तो इस हिसाब से लो, ये सही हो गया। तो अगर हम मान लो कभी किन्हीं दो नाउन्स को एंड से कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो वो प्लुरल हो जाएंगे, वर्ब प्लुरल लिखनी पड़ेगी। लेकिन कई कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें हम दो नाउन्स को जो सिंगुलर होते हैं एंड से जोड़ देते हैं, फिर भी वो प्लुरल नहीं होते। जैसे कि अगर उन सिंगुलर नाउन्स के डिटर्मिनर नो हो, ईच एवरी हो, ठीक है, या वो दोनों सिंगुलर नाउन्स मिलके मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो, मिलके एक कंपाउंड बना लेते हो, ठीक है, मिलकर एक एक थिंग बन जाते हो, ठीक है, कॉम्बिनेशन बन जाते हो। या वो दो सिंगुलर नाउन्स जो है वो किसी एक ही पर्सन, एक ही थिंग को रेफर करते हो। या वो दोनों सिंगुलर नाउन कोई टाइटल हो, ठीक है। तो इन कंडीशंस में अपना ध्यान रखना, वर्ब को सिंगुलर ही लिखा करो। फिर एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा टाइम एंड टाइड। हाँ, हाँ, ट्रूली क्या लिखा? राइस एंड करी भी कॉम्प्लीमेंट होता है, बिल्कुल बच्चे। जैसे राइस एंड करी हम खा रहे हैं, दाल चावल, तो ऐसा तो नहीं कोई पर्सन दाल खाएगा कोई पर्सन चावल खाएगा, दोनों एक साथ मिला के खाने पड़ते हैं, तो दैट इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन, ठीक है। एक बच्चा ने टाइम एंड टाइड पूछ रहा था, मैं देखो बता देता हूँ। ये हमारे असाइनमेंट एक क्वेश्चन भी आ गया, लेकिन मैं चलो बता ही देता हूँ। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। अब इस सेंटेंस को लेकर ना थोड़ा सा डिस्प्यूट होता है। असल में कई लोग टाइम एंड टाइड को ना एक इडियम मानते हैं। वो ये मानते हैं कि टाइम एंड टाइड एक इडियम है, इसका मतलब होता है अपॉर्चुनिटी। टाइम एंड टाइड का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, ठीक है। लेकिन एक्चुअली अगर हम इसको अपॉर्चुनिटी मान लेंगे तब तो ये वेट्स ठीक हो जाएगा। अदरवाइज टाइम एंड टाइड ना दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं, ना ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, ना ये दोनों मिलकर एक चीज को रेफर करते हैं, ना ये दोनों किसी टाइटल का नाम है, मतलब ना इनके साथ कोई डिस्ट्रीब्यूशन का डिटर्मिनर लिखा हुआ है। तो इनके साथ वर्ब लिखा करो वेट। हालांकि मैं फिर से बता देता हूँ, कुछ लोग इसको नहीं मानते हैं। उन्होंने किसी बुक में पढ़ लिया होता है टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन लिखा होता है, वो उसी को सही मानते रहते हैं जबरदस्ती, भले ही उसको प्रूव नहीं कर पाएंगे लेकिन मानेंगे वही। तो तुम अपना ध्यान रखना, टाइम एंड टाइड के साथ में ना टाइम एंड टाइड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। ऐसा तो है नहीं कि टाइम और टाइड एक साथ ही एग्जिस्ट करते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ना तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, ना ये किसी टाइटल का नाम है, ना ये किसी एक ही चीज को रेफर कर रहे हैं, तो इनके साथ में वर्ब फ्लो लिखा करो वेट। चलो, बहुत बातें डिस्कस कर ली। आ, और कुछ बातें जरूरत रहेंगी तो ऑन द स्पॉट ही डिस्कस कर लेंगे जब क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। अरे टाइड बेटा वो होता है जो समुद्र में नहीं आती हैं लहरें, उन्हें कहते हैं लो टाइड। हाई टाइड होती है ना, हाई टाइड वो होती है जो ज्वार कहते हैं, जिसे जो किनारे आता है पानी, ठीक है। और लो टाइड वो होती है जिसे भाटा कहते हैं, वापस चला जाता है। तो टाइड का मतलब समुद्र की लहरों का आना होता है, मतलब मूवमेंट होता है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे समझना, ऑल द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इन दिल्ली इंक्लूडिंग द रेड फोर्ट इज टेकन केयर ऑफ बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इंक्लूडिंग प्रिपरेशन हो गई, द रेड फोर्ट इस प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये जो हम वर्ब लिख रहे हैं, इस वर्ब का सब्जेक्ट हो गया ऑल द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। इसके अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो आर आ जाएगा। मतलब वही छोटा सा कॉन्सेप्ट कि भाई अगर प्रिपरेशन का यूज करोगे तो वर्ब आएगी पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये जो रेड फोर्ट है ना, ये भले वर्ब के पास लिखा हो लेकिन वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये इंक्लूडिंग प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो वर्ब हम लिखेंगे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग और आर वर्ब आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ब्लेमिंग अदर्स फॉर देयर ऑन मिस्टेक्स आर एन एवरीडे प्रैक्टिस फॉर सम पीपल इन दिस कंपनी। अब यहां पे हमने एक प्रेडिकेट लिखा, आर एन एवरीडे प्रैक्टिस। अब हमें यह समझना चाहिए कि जो आर एन एवरीडे प्रैक्टिस हमने यहाँ पे प्रेडिकेट लिखा है, ये बात हम किसके बारे में कह रहे हैं? तो ये बात हम कह रहे हैं ब्लेमिंग के बारे में। ब्लेमिंग, ब्लेमिंग का मतलब आरोप लगाना दूसरों पे। तो ये जो ब्लेमिंग है ना, ध्यान से देखो, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट या एज एन ऑब्जेक्ट यूज करें, मतलब एज ए नाउन यूज करें, तो हम इसे कहते हैं जेरेंड। तो ये जो ब्लेमिंग है ना, ये हमारा जेरेंड है जिसके बारे में हम ये बता रहे हैं, ठीक।
अच्छा, और ये जो जेरेंड है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, तो जो अदर्स है ना वो इस नॉन फाइनाइट वर्ब जेरेंड का अपना ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? तो ब्लेमिंग जो जेरेंड है, जेरेंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है जो नाउन का काम करती है, ये ब्लेमिंग हमारा सब्जेक्ट है, मतलब एज अ नाउन हमने इसको सेंटेंस में सब्जेक्ट बना के यूज कर रखा है, और इसका अपना ऑब्जेक्ट जो है वो अदर्स है। लेकिन ये जो ब्लेमिंग है ना वो इस वर्ब का सब्जेक्ट है, आर का। अब चूंकि ब्लेमिंग एक सिंगल एक्शन है, ठीक है, भले ही उसका अपना ऑब्जेक्ट अदर्स प्लूरल हो, लेकिन वो जो अदर्स है वो इस वर्ब के लिए तो यूज नहीं हो रहा, तो हम वर्ब यूज करेंगे ब्लेमिंग के अकॉर्डिंग। ब्लेमिंग एक सिंगल एक्शन है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो इज आ जाएगा। तो अगर मान लो हम कभी किसी इन्फिनेटिव को या किसी जेरेंड को सब्जेक्ट बनाकर यूज कर लें, तो हमें वर्ब सिंगुलर लिखनी पड़ेगी, क्योंकि इन्फिनेटिव और जो जेरेंड होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। अगर उनका ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा तो बना रहेगा। इसी बात को एक एग्जांपल से और समझना। मान लो मैं ऐसे लिख दूं, टू राइट पोएम्स आर नॉट इजी। अब जैसे हमने लिखा टू राइट पोएम्स आर नॉट इजी, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है ना वो टू राइट है, व्हाट इज नॉट इजी। तो जो हमने आर नॉट इजी प्रेडिकेट यूज किया ना, ये प्रेडिकेट पोएम्स के बारे में नहीं है, मतलब इसका सब्जेक्ट पोएम्स नहीं है, बात पोएम्स के लिए नहीं कही जा रही, ये पोएम, ये बात कही जा रही है लिखने के बारे में। तो हमारा सब्जेक्ट टू राइट हो गया, ये इन्फिनेटिव सब्जेक्ट हो गया, और ये जो पोएम्स है वो इस इन्फिनेटिव का अपना ऑब्जेक्ट हो गया। तो कई बार क्या होता है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं यहाँ पे पोएम्स लिखा तो लाओ आर लिख दें, लेकिन पोएम्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है ना वर्ब का, वो तो इस नॉन फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और वो जो आर वर्ब है उसका सब्जेक्ट है टू राइट, जो कि एक इन्फिनेटिव है, तो इन्फिनेटिव के अकॉर्डिंग वर्ब आ जाएगी सिंगुलर। तो ये ध्यान रखना है कि जो हमारा इन्फिनेटिव है या जेरेंड है, मान लो हम किसी इन्फिनेटिव को या किसी जेरेंड को सेंटेंस में सब्जेक्ट बना के लिख लें, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर लिखना। कई बार ऐसा होता है कि इन्फिनेटिव या जेरेंड के साथ में उसका अपना ऑब्जेक्ट लिखा होता है जो कि प्लुरल हो सकता है, लेकिन हमें उससे कंफ्यूज नहीं होना, जेरेंड और इन्फिनेटिव के अकॉर्डिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर लिखनी है। ठीक है, थर्ड पे आ जाते हैं। द इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनिंग अ सेफ एनवायरनमेंट इज नॉट जस्ट द कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट। इसका आंसर तुम लोग अपने आप ही बताओ, थर्ड का आंसर अपने आप बताओ। अब देखो, मैं तुम्हें नाउन का एक छोटा सा मतलब कॉन्सेप्ट है वो याद दिलाता हूं। नाउन में हमने पढ़ा था कि जो सब्जेक्ट्स नेम्स होते हैं, जैसे एथिक्स है, फिजिक्स है, पॉलिटिक्स है, ठीक है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, स्टैटिक्स है, फेनेटिक्स है, एटसेट्रा। अगर हम इनका यूज करें सेंटेंस में एज अ रेफरेंस टू सब्जेक्ट, तो ये सिंगुलर है, मतलब अगर हम इनको सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट रेफर करें तो ये सिंगुलर है। लेकिन अगर हम सेंटेंस में इनका यूज सब्जेक्ट के तरीके से ना करें तो ये प्लुरल है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा कि मैथमेटिक्स का मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिक एबिलिटी टू कैलकुलेट भी होती है, तो ये प्लुरल हो जाता है। अगर ये सब्जेक्ट है तो ये सिंगुलर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का मतलब अगर सब्जेक्ट है तो ये सिंगुलर है, लेकिन अगर इकोनॉमिक्स का मतलब सब्जेक्ट नहीं है और इकोनॉमिक्स का मतलब है फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फाइनेंशियल गेन्स, ठीक है, या बजट, तो ये प्लुरल है। पॉलिटिक्स का मतलब अगर किसी पर्सन के पॉलिटिकल आइडियाज, पॉलिटिकल थॉट्स हैं तो वो प्लुरल है। अगर पॉलिटिक्स का मतलब सब्जेक्ट है तो ये प्लुरल सिंगुलर है। फिजिक्स का मतलब अगर सब्जेक्ट है तो ये सिंगुलर है। अगर फिजिक्स का मतलब फिजिक्स के डेरिवेशंस है, फिजिक्स के फॉर्मूले है, फिजिक्स के सिंबल्स है, तो ये प्लुरल है। ठीक है, एथिक्स का मतलब सब्जेक्ट है तो ये सिंगुलर है। एथिक्स का मतलब अगर मोरल वैल्यूज है तो फिर ये प्लुरल है। तो ये हमने पढ़ा नाउन चैप्टर में। मतलब मैंने कहा ना कि अगर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और आर्टिकल हम अच्छे से समझ गए तो फिर सब्जेक्ट एग्रीमेंट में ज्यादा हमें हाथ पर नहीं मारने पड़ते। ठीक है, अपने आप समझ में आती रहती बातें। अब यहाँ पे देखो, ये जो इकोनॉमिक्स है ना, ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता। एक तो सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट से पता चल गया कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लर्निंग सब्जेक्ट, कि हम सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे, तो ये सब्जेक्ट नहीं है। दूसरा, हमने आर्टिकल में क्या पढ़ा था कि सब्जेक्ट्स होती हैं, लैंग्वेजेस होते हैं, आर्ट्स होते हैं, उनके नाम के साथ द नहीं लिखा जाता, कोई डिटर्मिनेंट नहीं लिखा जाता। तो अगर हम इकोनॉमिक्स के साथ में द लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स का मतलब है फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
ठीक है, हाँ। तो अगर इकोनॉमिक सब्जेक्ट नेम नहीं है तब तो ये प्लूरल हो गया और हमें यहाँ पे आर लिखना पड़ेगा। तो ये नाउन का हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमने नाउन में पढ़ा था, ठीक है। चलो ये तीनों क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट देखो। हाँ, अब हमने लिखा हु डजेंट नो दैट नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो मैनी अदर कंट्रीज। अब देखो हमने नॉट ओनली इंडिया लिख दिया, तो इसका मतलब इंडिया हमारा टॉपिक ऑफ द टॉकिंग नहीं है, अब ये सब्जेक्ट नहीं है, तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगी। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? वर्ब आएगी मैनी कंट्रीज के अकॉर्डिंग। अच्छा, मैनी कंट्रीज जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, तो अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे आ जाएगा आर। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो से अगर हम दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करेंगे तो वर्ब बाद वाले के अकॉर्डिंग लिखना, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स फाउंड इन अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज अ लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग बीक दैट हेल्प्स देम इन देयर सर्वाइवल इन दोज कंडीशंस। इसका आंसर तुम लोग अपने आप बताओ। फिफ्थ क्वेश्चन जो है ना बच्चा, इसका आंसर अपने आप बताओ। अब देखो मैं यहाँ पे भी एक छोटा सा तुम्हें क्वेश्चन याद दिलाता हूँ। सर क्वेश्चन नीचे लाइन पॉज करने पर नहीं दिख रहा। हाँ, ये असल में बच्चे ना पहले की पीपीटी बनी हुई थी, कुछ ध्यान नहीं दिया, ठीक है, जल्दबाजी में, और इसको हम सही नहीं कर पाए। तो नए जो मैंने पीपीटीज बनाई उनमें तो मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ, लेकिन चलो अभी देख लेना, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। पॉज मत करना, ठीक है, बिना पॉज के देख लेना एक बार। अब देखो मैं क्या बता रहा था। हमने नाउन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ है, सम ऑफ है, हाफ ऑफ है, लॉट्स ऑफ है, प्लेंटी ऑफ है, ठीक है, वन थर्ड ऑफ है, थ्री फोर्थ ऑफ है, 10% ऑफ है। ये सब एक्सप्रेशंस जो होते हैं ना, ये सारे एक्सप्रेशंस होते हैं फ्रैक्शन के। तो अगर हम इनको कभी सब्जेक्ट बनाकर यूज करें ना, तो हम इनका नंबर सिंगुलर या प्लूरल डिसाइड नहीं कर सकते जब तक हमें ये ना पता चल जाए कि इनका टोटल क्या है। मतलब अगर हम इनके बाद में टोटल नाउन लिखेंगे, मतलब अगर हम इनके बाद में प्लूरल नाउन लिखेंगे तो ये भी प्लूरल माने जाएंगे, अगर हम इनके बाद में सिंगुलर नाउन लिखेंगे तो ये भी सिंगुलर माने जाएंगे। तो अगर हम किसी सेंटेंस में लॉट्स ऑफ है, हाफ ऑफ है, मोस्ट ऑफ है, सम ऑफ है, प्लेंटी ऑफ है, वन थर्ड ऑफ है, टू थर्ड्स ऑफ है, ठीक है, 10% ऑफ है, इनको सब्जेक्ट बना दें, तो वर्ब इनके अकॉर्डिंग नहीं आएगी, वर्ब आएगी उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब के बाद में लिखा गया नाउन है। अब जैसे यहाँ पे देखें तो कहने को सब्जेक्ट तो हमारा मोस्ट है, तो वर्ब तो हमें मोस्ट के अकॉर्डिंग ही लिखनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट है ना, ये एक फ्रैक्शन शोइंग वर्ड है, मतलब ये फ्रैक्शन को रेफर करने वाला वर्ड है, तो ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। मतलब इसका डेफिनेट नंबर ही सिंगुलर या प्लूरल नहीं होता, वो वेरिएबल होता है। तो इसका नंबर जो होता है ना, वो हम डिसाइड करते हैं इसके टोटल के अकॉर्डिंग। अब इसका टोटल जो हमने लिखा है यहाँ पे वो बर्ड्स है, बर्ड्स है प्लूरल, तो अगर बर्ड्स प्लूरल है ना तो ये मोस्ट भी प्लूरल हो गया, और इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लिखेंगे यहाँ पर हैव। तो अगर मान लो मोस्ट ऑफ के बाद में कोई ऐसा नाउन लिख देते जो सिंगुलर होता, मोस्ट ऑफ द मनी, ठीक है, मोस्ट ऑफ द मूवी, मोस्ट ऑफ द चैप्टर, तो ये वर्ब सिंगुलर आती, लेकिन हमने मोस्ट ऑफ के बाद नाउन प्लूरल लिखा तो वर्ब प्लूरल आएगी। तो जो फ्रैक्शन को रेफर करने वाले वर्ड्स होते हैं, अगर हम उनके बाद में नाउन सिंगुलर लिखें तो वर्ब सिंगुलर, और अगर प्लूरल लिखें तो वर्ब प्लूरल, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब आते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन में हमने लिखा इट इज बिलीव्ड दैट एवरीवन एक्सेप्ट फॉर द मैनेजर एंड द सेक्रेटरी। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये दैट कंजंक्शन है। इस दैट कंजंक्शन के बाद जो हमने क्लॉज लिखी ना, उसमें एवरीवन सब्जेक्ट है, प्रोनाउन होता है ना एवरीवन, एक्सेप्ट फॉर प्रिपोजिशन है, द मैनेजर एंड द सेक्रेटरी इस प्रिपोजिशन के ऑब्जेक्ट हैं। तो ये जो हम वर्ब लिख रहे हैं ना हैव बीन, इस वर्ब का सब्जेक्ट मैनेजर और सेक्रेटरी नहीं हो सकते क्योंकि वो एक्सेप्ट फॉर प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट हो गया एवरीवन, एवरीवन सिंगुलर होता है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो हैज आ जाएगा, हैज बीन अरेस्टेड। ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर हम किन्हीं दो सब्जेक्ट्स को प्रीपोजिशन से रिलेट कर दें तो वर्ब पहले वाले के अकॉर्डिंग लिखा करो। तो एक्सेप्ट फॉर प्रीपोजिशन है, मैनेजर एंड सेक्रेटरी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गए, तो हम एवरीवन के अकॉर्डिंग वर्ब लिखेंगे सिंगुलर वर्ब, ठीक है।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हमने लिखा आर टीम हैज बीन फेस्ड विद सच सिचुएशंस मैनी टाइम बिफोर सो नोबडी नीड्स टू पैनिक। इसको देखो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, तुम्हें यहां से समझना। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, मैनी मैनी ट्री बेयर्स नो फ्रूट। ठीक है। दूसरा मैंने लिखा मैनी आर ट्रीज बेयर नो फ्रूट। ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान से समझना क्या है, यहाँ पे हमने नाउन लिखा ट्री, यहाँ पे नाउन लिखा ट्रीज, इसका डिटर्मिनर लिखा मैनी और इसका डिटर्मिनर लिखा मैनी है। अच्छा, मैनी ये जो है ये आम बोलचाल की भाषा में ज्यादा यूज होने वाला डिटर्मिनर नहीं है, लेकिन ये दोनों डिटर्मिनर होते हैं। इनमें डिफरेंस क्या होता है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैनी जो होता है ये टोटल का डिटर्मिनर होता है, जैसे कि ऑल। ठीक है। अच्छा, मैनी ये जो होता है ये डिस्ट्रीब्यूशन का डिटर्मिनर होता है, जैसे कि ईच। बस इतना ही मतलब डिफरेंस होता है। मतलब ऑल और ईच का मीनिंग सेम होता है, ऑल आर हैप्पी ईच इज हैप्पी। लेकिन ईच इज जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होता है, तो इसके साथ हम नाउन सिंगुलर लिखते हैं। ऑल टोटल का रेफर करता है तो प्लूरल लिखते हैं। तो जो मैनी डिटर्मिनर है, अगर हम इसका यूज कभी भी करेंगे तो इसके साथ हमेशा काउंटेबल नाउन लिखना और प्लूरल नंबर का लिखना। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा ट्रीज। अच्छा, जब नाउन प्लूरल हो जाएगा तो फिर अगर वो नाउन सब्जेक्ट हुआ तो उसके लिए जो हम वर्ब लिखेंगे वो भी प्लूरल लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बेयर। अच्छा, मैनी ये डिस्ट्रीब्यूशन का डिटर्मिनर होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के डिटर्मिनर होते हैं जैसे ईच है, एवरी है, ईदर है, नीदर है, मैनी है। तो इनके साथ हमेशा नाउन लिखा करो सिंगुलर फॉर्म का, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है यूनिट। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा ट्री। अब ये जो ट्री हमने लिखा ये सब्जेक्ट भी है सेंटेंस का। तो अब ये जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो इसके अकॉर्डिंग हमें इसकी वर्ब भी सिंगुलर लिखनी पड़ेगी। तो हमें लिखना पड़ेगा बेयर्स। अच्छा, बाकी ध्यान ये रखना है कि दोनों का मीनिंग सेम है। मतलब ये एक ही बात को कहने के दो तरीके हैं। चाहे हम इसको ऐसे कह दें मैनी ट्रीज बेयर नो फ्रूट, और चाहे हम इसको ऐसे कह लें मैनी अ ट्री बेयर्स नो फ्रूट। सो इधर वे वी आर सेइंग द सेम थिंग, कि दोनों तरीके से हम एक ही बात कह रहे हैं। तो ये जो मैनी है और मैनी ए है दोनों डिटर्मिनर होते हैं, ये अपना ध्यान रखना। मैनी के साथ नाउन और मैनी ए के साथ नाउन काउंटेबल लिखे जाते हैं। बस डिफरेंस ये होता है मैनी के साथ नाउन प्लूरल लिखना है, मैनी ए के साथ में सिंगुलर लिखना है। अब जो नाउन का नंबर होगा उसी के अकॉर्डिंग फिर हमें वर्ब लिखनी है। ठीक। तो जैसे ये मैनी और मैनी ए में डिफरेंस है ना, इसी तरीके का डिफरेंस देखो मैं एक और बताता हूँ। हमने यहाँ पहले तो इसका आंसर समझा देता हूँ। ये जो हमने मैनी लिखा है ना और ये टाइम लिखा है, ये गलत लिखा हुआ है। अगर मैनी डिटर्मिनर का यूज करोगे तो ये नाउन टाइम जो है ना इसको प्लूरल करके टाइम्स लिखना पड़ेगा। और अगर उसे टाइम्स नहीं लिखना चाहते हो तो इसको मैनी ए लिख दो। मतलब या तो मैनी ए लिख के सही कर लो या टाइम्स लिख के सही कर लो। डिटर्मिनर के अकॉर्डिंग नाउन को चाहो तो चेंज कर लो, और चाहे नाउन के अकॉर्डिंग डिटर्मिनर चेंज कर लो। खैर, अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन और समझाता हूँ इसी टाइप का। मोर देन वन, मोर देन वन कैंडिडेट्स, more than one candidates have failed। ठीक है। दूसरा, more candidate than one has failed। एक बार अपने आप आंसर बताओगे? ये जो ए और बी दोनों सेंटेंस लिखे हैं, एक बार इनके आंसर अपने आप बता सकते हो तो बताओ, फिर मैं समझाता हूँ। इन दोनों के आंसर अगर एक बार अपने आप बता सकते हो तो बताओ, फिर मैं इन्हें समझाता हूँ।
चलो अब मैं समझाता हूं, यहाँ पे ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है ना वो है कैंडिडेट, मतलब कैंडिडेट नाउन है जिसको हम इन सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। पहले तो ये समझ लो, यहां पर हमने कैंडिडेट्स जो नाउन है ना उसको डिटरमिन करने के लिए एक डिटरमिनर लिखा है मोर देन वन, जो कि एक फ्रेज है जो डिटरमिनर का काम कर रही है वहां, और यहां पे इसका डिटरमिनर है मैं मोर। ठीक। अभी जो मोर देन हम वन फ्रेज लिखते हैं ना, मोर देन वन, ठीक है, ये फ्रेज भी डिस्ट्रीब्यूशन की फ्रेज होती है, जैसे कि ईच एवरी और ये मैनी ये होते हैं। तो अगर हम मोर देन वन का कभी भी यूज करते हैं तो इसके साथ में जो हम नाउन लिखते हैं, क्योंकि ये कंपाउंड फ्रेज होती है और इसका लास्ट वर्ड वन होता है, तो जो हम बाद में नाउन लिखेंगे ना वो इस वन के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। क्योंकि ये सिंगुलर है तो हम इसके साथ में हमेशा नाउन लिखते हैं सिंगुलर। तो जो मोर देन वन फ्रेज होती है ये एक डिस्ट्रीब्यूशन की फ्रेज होती है और इसके साथ में हम काउंटेबल नाउन लिखते हैं सिंगुलर नंबर के, तो हमने कैंडिडेट लिख दिया। अच्छा, चूंकि ये कैंडिडेट जो हमने नाउन लिखा यही हमारा सब्जेक्ट है, मोर देन वन सब्जेक्ट तो है नहीं, वो तो डिटर्मिनर है। तो ये जो हम वर्ब लिख रहे हैं ना वो इस नाउन के अकॉर्डिंग लिखनी पड़ेगी। अब चूंकि ये नाउन सिंगुलर हो गया तो ये वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा हैज, मोर देन वन कैंडिडेट हैज फेल्ड। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखें तो डिटर्मिनर मोर है। अच्छा, ये सारे बच्चे जानते हैं क्योंकि हम एडजेक्टिव वगैरह पढ़ चुके हैं कि जो मोर होता है ये मच और मैनी की कंपेरेटिव डिग्री होता है और मच और मैनी की सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट होता है। अच्छा, अब ये मोर कंपेरेटिव डिग्री मैनी की है मच की है कैसे पता चलेगा? अगर हम मोर का यूज करें अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ तो ये मच की कंपेरेटिव डिग्री होता है, अगर हम इसका यूज करें काउंटेबल नाउन के साथ तो ये मैनी की कंपेरेटिव डिग्री होता है। हमने यहाँ पे कैंडिडेट जो कि काउंटेबल नाउन है उसके साथ मोर लिख रखा है, तो इसका मतलब ये जो मोर है ना ये मैनी की कंपेरेटिव डिग्री है। तो अगर ये मैनी की कंपेरेटिव डिग्री है तो अभी हमने पढ़ा था कि मैनी के साथ नाउन प्लूरल आता है, तो उसकी कंपेरेटिव डिग्री के साथ भी नाउन प्लूरल आएगा, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कैंडिडेट्स, मोर कैंडिडेट्स। ठीक है, आ गया। अब क्या होगा, जैसे हमने मोर कैंडिडेट्स तो कह दिया, लेकिन मोर किसके कंपैरिजन में? तो हमने मोर का कंपैरिजन किया वन से, लेकिन ये जो हम वन से कंपैरिजन कर रहे हैं ना ये वन हमारा सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है कैंडिडेट्स, तो वर्ब हमें कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंगली लिखनी पड़ेगी। चलो हैव आ गया। अच्छा, मीनिंग इन दोनों का भी सेम होता है, तो चाहे हम इस सेंटेंस को लिखें मोर कैंडिडेट्स देन वन हैव फेल्ड और चाहे हम इसे लिखें मोर देन वन कैंडिडेट हैज फेल्ड, दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है। तो ये जो मैनी ये है मोर देन वन है, इनका ध्यान रखना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होते हैं क्योंकि हम क्या करते हैं मीनिंग निकालना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मीनिंग में कोई डिफरेंस होता नहीं, दोनों के मीनिंग सेम होते हैं, जो भी डिफरेंस होता है बस स्ट्रक्चर का ही होता है। अब मैं दो क्वेश्चन तुम्हारे लिखता हूं, अपने आप सही करना। इट विल अफेक्ट मोर देन वन कंट्री। ही स्पेंट मैनी डेज देयर। चलो, ये दो क्वेश्चंस लिखे, इनके आंसर बता दो। ही स्पेंट मैनी डेज, एक मिनट, ये दो क्वेश्चंस लिखे, इनके आंसर बता दो। इट विल अफेक्ट मोर देन वन कंट्री एंड ही स्पेंट मैनी डेज देयर। हाँ, तो सही लिख के मेरे से, चलो कोई नहीं, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ। अब सही करो। जब पढ़ने का मन नहीं करता है तो क्या करो कि पढ़ने का मन करने लग जाए? अच्छा, मैं तो बताऊंगा जब पढ़ने का मन ना करे तो पढ़ो ही मत, बेमन पढ़ने से, तरकीब जुगाड़बाजी करके पढ़ने से कोई तीर नहीं मार दोगे। जब पढ़ने का मन करे तभी पढ़ लो, ठीक है। और जब पढ़ने का मन ना करे तो मत पढ़ो, जुगाड़ करके पढ़ने बैठ भी जाओगे तो कोई झंडे नहीं गाड़ दोगे, बेमन पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता। हाँ, अब देखो, या तो हम इसे लिखें मोर देन वन कंट्री, ठीक है, या हम लिखें मोर कंट्रीज देन वन, ठीक है। तो कंट्री लिख के सही कर लेते हैं, आसान तरीका वही है।
अब या तो हम इसे लिखें मैनी या डे, या हम लिखें मैनी डेज, तो जैसे चाहे सही कर लो। ठीक है, तो इसको हम ऐसे सही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एट्थ। एट्थ का आंसर बताओ, अपने आप बताओ जरा। एट्थ जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर अपने आप बताओ। एट्थ क्वेश्चन का आंसर अपने आप बताओ। अरे एट्थ का आंसर बता दो, एट्थ क्वेश्चन का। एम आएगा ना। हाँ देखो, अब यहाँ पे क्या है, हमने प्रोनाउन में पढ़ा था कि जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं अपना उनका कोई नंबर नहीं होता, तो जो रिलेटिव प्रोनाउंस के बाद वर्ब हम लिखते हैं ना, वो रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो यहाँ पे जो हु हमने रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया, इसका एंटीसीडेंट आई है, तो आई के अकॉर्डिंग हम वर्ब लिखेंगे, तो यहाँ पे एम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने प्रोनाउन में पहले से पढ़ रखा है, मैं फिर से एक बार याद दिला देता हूँ। हाँ, मम्मी पापा की फोटो साथ रख लेनी चाहिए, उसे देख लेना चाहिए। अच्छा, तो दे विल नेवर बिलीव दैट इट इज आई हु एम द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। तो ये ध्यान रखना है कि रिलेटिव प्रोनाउंस के बाद वर्ब उनके एंटीसेडेंट के अकॉर्डिंग लिखनी है, जैसा कि हमने प्रोनाउन में पढ़ा था। नेक्स्ट आ जाते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में हमने लिखा मोर देन वन वॉर्स हैज बीन फॉट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब यहाँ पे देखो, ये हमने मोर देन वन वॉर्स लिखा ना, ये गलत है। अब इसको सही करना है, तो या तो हम लिखें मोर देन वन वॉर, ठीक है, या हम लिखें मोर वॉर्स देन वन हैव बीन फॉट। मतलब या तो हम ऐसे लिखें मोर वॉर्स देन वन हैव बीन फॉट। ठीक है, इतना चेंज करें, या फिर एक सिंगल चेंज कर लो कि वॉर्स की जगह वॉर लिख दो, क्योंकि मीनिंग तो सेम होते हैं, चाहे ऐसे लिखो मोर वॉर्स देन वन, और चाहे ऐसे लिख दो मोर देन वन वॉर, दोनों का मीनिंग तो सेम होता है। तो अगर मीनिंग सेम होता है तो जो इजी वे है वही फॉलो कर लो करेक्शन के लिए। ठीक है, चलो ये हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। टेंथ का आंसर अपने आप बताओ। हाँ, एरर दिखने लगे, बिल्कुल दिखेंगे बच्चे, क्यों नहीं दिखेंगे। बेटा आई से पहले जो इज आया ना, वो तो उससे पहले लिखे गए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया ना। हाँ, 10th का तो समझ में आ ही गया होगा। लाइक प्रिपरेशन है, ऑल माई फ्रेंड्स प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब का सब्जेक्ट आई हो गया, आई के अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो एम आ जाएगा। ठीक है, 11th देखो, 11th वाला क्वेश्चन है, हमने नाउन में पढ़ा था। एक वो पढ़ने के पीछे ही पड़ गया, वो क्या कह रहा है, सर एक वीक में पढ़ने पड़ते हैं तो दूसरे महीने में पढ़। यार ये बच्चों वाली बातें मत किया करो तुम लोग, ठीक है। पढ़ने का मन नहीं करता, पढ़ने का मन नहीं करता। सही बताए ना, जिस उम्र में तुम लोग हो, इस उम्र में विरला ही कोई होगा जिसका पढ़ने का मन करता होगा। ठीक है, हाँ, जिस उम्र में तुम लोग हो, इस उम्र में कोई विरला आदमी ही होगा जिसका पढ़ने का मन करता होगा। ज्यादातर का मन नहीं पढ़ने का ही करता है। ठीक है, क्योंकि ये उम्र ही कुछ और होती है। लेकिन भैया, जो अपने फोकस मतलब अपने गोल को लेकर क्लियर हैं, और जो ये जानते हैं कि पढ़ने से और नहीं पढ़ने से आगे की जिंदगी में क्या क्या हमें फेस करना पड़ता है, कि मतलब अगर हम मेहनत करके पढ़ाई लिखाई कर लेंगे तो हमारी जिंदगी आगे कैसे होगी, और हम अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, आलस में और मौज में टाइम काट देंगे, तो आगे हमें जिंदगी में क्या फेस करना पड़ेगा, जो इतना समझ सकते हैं, इतने दूरदर्शी हैं, वो सब पढ़ते हैं, उनका सबका पढ़ने का मन भी करता है। अच्छा, जो भटके हुए हैं, जिनके पास सही डायरेक्शन नहीं है, या सही डायरेक्शन वाले जिनके आसपास में लोग नहीं है, सब डिस्टर्ब लोग ही उनके पास हैं, वो भी हिले हुए हैं, उनके आसपास के भी सारे हिले हुए हैं, बस उन्हीं का पढ़ने का मन नहीं करता। ठीक है, पढ़ने का मन क्यों नहीं करेगा भाई, अगर हमें ये पता चले कि अगर हम पढ़ाई लिखाई करेंगे तो हमारी जिंदगी क्या होगी, नहीं पढ़ाई लिखाई करेंगे तो जिंदगी क्या होगी, अगर हम इतना सोच पाए तो सब पढ़ेंगे लिखेंगे। लेकिन इतना लोग दूर का सोच पाते नहीं, और फिर यही होता रहता है।
तो देखो ये जो कैटल है ये हमने नाउन में पढ़ा था ना कि सम नाउन्स लुक सिंगुलर बट आर प्लूरल। अब कैटल दिखता है सिंगुलर है लेकिन होता थोड़ी सिंगुलर, प्लूरल होता है, तो वर लिख दो। पीपल है, पुलिस है, पोल्ट्री है, कैटल है, मतलब जेंट्री है, ये सब नाउन देखने में लगते हैं सिंगुलर लेकिन होते प्लूरल हैं, तो इनके साथ वर प्लूरल लिखो। नेक्स्ट देखो, वन मस्ट कीप डूइंग वंस बेस्ट एफर्ट्स फॉर टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। ये भी हमने पढ़ा था कि टाइम एंड टाइड के साथ में वेट लिखा करो, तो इसको लिखो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। 13th क्वेश्चन का आंसर बता पाओगे क्या, देखो तो 13th क्वेश्चन का आंसर बता पाओगे क्या? हाँ कैटल प्लूरल होता है बच्चे, बिल्कुल। अब देखो ये जो 13th क्वेश्चन है ना, इसको समझने के लिए मैं एक तुम्हें एग्जांपल देता हूं तो जल्दी समझ जाओगे। हाँ, जैसे हमने लिखा द रिच, ठीक है, इज नॉट ऑलवेज हैप्पी। द रिच इज नॉट ऑलवेज हैप्पी, जैसे हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब हमने नाउन में क्या पढ़ा था कि अगर हम किसी एडजेक्टिव को जो कि किसी ह्यूमन टाइप को रेफर करता हो द आर्टिकल के साथ में यूज करें तो वो कॉमन नाउन बन जाता है प्लूरल नंबर का, और उसका मतलब होता है ऑल पीपल ऑफ दिस टाइप इन जनरल। तो अगर हम द रिच लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली हम कह रहे हैं रिच पीपल इन जनरल, ठीक है। तो ये प्लूरल हो गया, भले ही देखने में ना लग रहा हो लेकिन ये प्लूरल है, आ जाएगा। तो अगर हम कभी किसी एडजेक्टिव के साथ में द आर्टिकल लिखकर उसको यूज करें एज अ सब्जेक्ट, ठीक है, मतलब कुल मिला के बात ये ध्यान रखनी कि अगर हम किसी एडजेक्टिव के साथ में द आर्टिकल लिखकर उसको एज अ सब्जेक्ट या एज एन ऑब्जेक्ट यूज करें, एज अ नाउन यूज करें, तो उसका मतलब होता है ऑल द नाउन्स ऑफ दैट टाइप इन जनरल, कि उस टाइप के सारे नाउन्स इन जनरल रेफर किए जा रहे हैं, ठीक है, ये उसका मतलब होता है। हाँ, तो इसी तरीके से जैसे द रिच है, द पुअर है, द ब्लाइंड है, ये सब, द ब्रेव है, ये सब हमने नाउन में पढ़े थे। अब यहां देखो, ये जो अनएम्प्लॉयड है ना, ये भी एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, पास्ट पार्टिसिपल। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव होती है पास्ट पार्टिसिपल, तो ये द एम्प्लॉयड जो है वो एक एडजेक्टिव है। अब हमने इसको सब्जेक्ट बना के लिख रखा है, तो द अनएम्प्लॉयड का मतलब पता है क्या? द अनएम्प्लॉयड का मतलब है अनएम्प्लॉयड पीपल इन जनरल। तो द अनएम्प्लॉयड का मतलब हो गया अनएम्प्लॉयड पीपल इन जनरल, और ये प्लूरल हो गया, इसके साथ वर्ब प्लूरल आएगी आर। तो यहां लिख दो द अनएम्प्लॉयड आर लाइक अ बर्डन ऑन सोसाइटी। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट इनका ध्यान रखना कि अगर हम किसी एडजेक्टिव के साथ में द आर्टिकल लिखकर यूज करें उसे एज अ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो वो प्लूरल फॉर्म का होता है और उसका मतलब होता है ऑल द पीपल ऑफ दैट टाइप, तो उसके साथ वर्ब प्लूरल लिखा करो। लाइक बच्चे प्रेपोजिशन है, लाइक यहाँ पे प्रेपोजिशन है, आर वर्ब है हमारी, लाइक प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट पे आ जाओ, एज वी हैव गॉट जस्ट अ सिंगल सीट लेफ्ट वैकेंट इधर यू और योर फ्रेंड आर अलाउड टू एंटर द रूम। अब देखो हमने और से क्या किया, यू को और योर फ्रेंड को कनेक्ट कर दिया। अब हमें पता है कि और अल्टरनेटिव कंजंक्शन है, तो दोनों के अकॉर्डिंग तो वर्ब आएगी नहीं, वर्ब किसी एक के अकॉर्डिंग आएगी, तो हम वर्ब लिखते हैं हमेशा पास वाले के अकॉर्डिंग। पास में लिखा है योर फ्रेंड के अकॉर्डिंग लिखोगे तो इज आ जाएगा, ठीक है। 15th का आंसर बताओ तो, अगर समझ में आए तो। 15th क्वेश्चन का आंसर एक बार बताना तो। हाँ, अब देखो 15th का आंसर मैं बता देता हूँ। ये जो देयर हमने लिखा ना, ये इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट है, और वैसे भी ध्यान रखना देयर एक एडवर्ब होता है, ठीक है, ये कोई नाउन है प्रोनाउन नहीं होता, तो ये सिंगुलर है प्लूरल होता नहीं है, कुछ भी ये नहीं होता, ना ये सिंगुलर होता है ना ये प्लूरल होता है, ठीक है। तो देयर इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट होता है, वर्ब इसके अकॉर्डिंग आ नहीं सकती। वर्ब आएगी उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब के बाद लिखा गया नाउन हो। अब जैसे यहाँ पे वर्ब है हैज नेवर बीन, और इसके बाद जो हमने नाउन लिखा है वो है सो मेनी केसेस, तो ये इसका सब्जेक्ट हो गया। अब देखो, हम दो तरीके से समझ सकते हैं कि सो मेनी केसेस जो, एक्चुअली ये पूरा सब्जेक्ट है, सो मेनी केसेस ऑफ पोलियो, ठीक है। तो ये जो सो मेनी केसेस ऑफ पोलियो है ना, वो हमारा सब्जेक्ट है, देयर सब्जेक्ट नहीं है। अब देयर सब्जेक्ट क्यों नहीं, मैं बता देता हूँ। एक तो ये सब्जेक्ट इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि ये एडवर्ब है, हम इसको एज एन इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट यूज करते हैं सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन ये खुद सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है।
दूसरी बात, ये सब्जेक्ट इसलिए भी नहीं होता क्योंकि हमें पता है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करें। सब्जेक्ट इज व्हाट वी टॉक अबाउट, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करें। वी आर टॉकिंग अबाउट केसेस ऑफ पोलियो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देयर। तो हम केसेस ऑफ पोलियो के बारे में बात कर रहे हैं, तो केसेस ऑफ पोलियो हमारा सब्जेक्ट है और ये प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आ जाएगी है। तो ये ध्यान रखने की देयर इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट होता है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं यूज हो सकती। वर्ब हमेशा उस नाउन के अकॉर्डिंग लिखा करो जो वर्ब के बाद लिखा गया हो, क्योंकि वर्ब का रियल सब्जेक्ट वही होता है, मतलब वही होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, ऐसा समझना। जैसे हमने लिखा देयर वॉज अ किंग, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है ना वो देयर नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट है किंग। अच्छा, अगर हम लिखते हैं देयर वर टू किंग्स, तो अब सब्जेक्ट है टू किंग्स। तो टू किंग्स है तो वर आ गया, अ किंग था तो वॉज आ गया। तो ये देयर जो है ना, ये इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट है जो किंग को इंट्रोड्यूस करने के लिए लिखा गया है, लेकिन रियल सब्जेक्ट किंग है। तो अगर हम किसी सेंटेंस में देयर को एज एन इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट यूज भी कर लें, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता, ये नाउन या प्रोनाउन नहीं होता है। वर्ब हमेशा उस नाउन के अकॉर्डिंग लिखना है जो वर्ब के बाद लिखा हो, ठीक है। The officers are looking for a certain guest who were missing from the party that moment. देखो इसको मैं समझा देता हूँ, यहां से समझना। मैंने एक सेंटेंस लिखा, certain boy was absent, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा, a certain boys were absent। अब यहां पे ध्यान से समझना, ये जो हमने बॉय लिखा ना, ये नाउन है और ये नाउन इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। यहां पर हमने इसके साथ डिटरमिनेंट लिखा सर्टेन, और यहां पे इसके साथ हमने डिटरमिनेंट लिखा असर्टेन, ठीक है। असर्टेन का मतलब होता है अस्पेसिफिक, असर्टेन का मतलब होता है कोई एक डेफिनेट। तो असर्टेन जब हम किसी नाउन के साथ लिखते हैं ना, तो वो नाउन हमेशा होता है सिंगुलर, क्योंकि असर्टेन का मतलब होता है हम किसी एक पर्टिकुलर को रेफर कर रहे हैं, सबको नहीं। तो जब हम एक पर्टिकुलर को रेफर करेंगे तो सिंगुलर फॉर्म का नाउन यूज करना पड़ेगा। अच्छा, जब नाउन सिंगुलर हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी। तो ये सेंटेंस हमें लिखना पड़ेगा, अ सर्टेन बॉय वाज अब्सेंट। इसका मतलब कोई एक बॉय जो था ना वो अब्सेंट था। मान लो कहीं पे 20 बॉयज हैं क्लास में या कहीं पर, और उनमें से एक गायब है, 19 है और एक कोई मिसिंग है। तो अगर 19 है तो इसका मतलब एक ही मिसिंग है, तो हम ये सेंटेंस यूज करेंगे, अ सर्टेन बॉय वाज अब्सेंट। अच्छा, लेकिन अगर हम सर्टेन लिख देंगे तो सर्टेन का यूज जब हम यूज करते हैं किसी नाउन के साथ, तो सर्टेन का मतलब सेवरल होता है। सर्टेन का मतलब सेवरल, तो इसके साथ नाउन हम हमेशा काउंटेबल लिखते हैं और प्लूरल लिखते हैं। अच्छा, जब नाउन प्लूरल हो जाएगा तो फिर अगर उस नाउन को हमने सब्जेक्ट बना रखा होगा तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी, तो यहाँ पे वर आ जाएगा। तो इसमें लिखना पड़ेगा सर्टेन बॉयज वर एब्सेंट। सर्टेन बॉयज वर एब्सेंट का मतलब सेवरल बॉयज वर एब्सेंट। अ सर्टेन बॉय वाज एब्सेंट का मतलब कोई एक पर्टिकुलर बॉय एब्सेंट था, सारे नहीं। अच्छा, और दूसरी चीज ध्यान क्या रखनी है कि इनके मीनिंग अलग अलग हैं, इनके मीनिंग कॉमन नहीं है, इनके मीनिंग सबके अलग अलग हैं, ठीक है। ये इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट की जरूरत क्यों होती है बच्चे, जब हम वर्ब पढ़ेंगे ना तो मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या सीखा कि असर्टेन जो होता है उसका यूज हम करते हैं किसी एक पर्टिकुलर नाउन को रेफर करने के लिए, तो उसके साथ नाउन लिखा जाता है सिंगुलर नंबर का। अच्छा, सर्टेन का यूज हम करते हैं प्लूरल नाउन्स का रेफर करने के लिए, तो उसका नाउन लिखा जाता है प्लूरल। और इन दोनों के मीनिंग भी अलग अलग होते हैं। सर्टेन बॉयज वर एब्सेंट, असर्टेन बॉय वाज एब्सेंट, दोनों के मीनिंग अलग अलग हैं। जब ये बात समझ में आ जाए तो यहाँ ना, हमने लिखा द ऑफिसर्स आर लुकिंग फॉर अ सर्टेन गेस्ट हु वर मिसिंग फ्रॉम द पार्टी। अगर हम यहाँ पे असर्टेन लिख रहे हैं तो इसे हमें गेस्ट लिखना पड़ेगा, और जब हम इसे गेस्ट लिख देंगे तो यहाँ पे हमें वॉज लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो या तो ये दो करेक्शन कर लो कि यहाँ पे गेस्ट कर दो, यहाँ पे वॉज कर दो, या फिर अगर दो करेक्शन नहीं सिंगल करेक्शन करना चाहते हो तो इस ए को रिमूव कर दो तो भी सही जाएगा। अब चाहे हम इस ए को रिमूव कर दें और चाहे इसे गेस्ट और वॉज कर दें, तो दोनों ही करेक्शन एक ही पार्ट में होंगे। ये बी पार्ट है ना सेंटेंस का, तो चाहे ये दोनों करेक्शन करो चाहे ये करेक्शन करो, वो एक ही पार्ट में करने, तो जो आसान लगे अपना वो कर लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। फिर 17th पे आ जाओ। 17th में देखो हमने क्या लिखा, द पीएन रिपोर्टेड टू द प्रिंसिपल दैट एवरी स्टूडेंट अलोंग विद हिज पेरेंट वर इनवाइटेड टू द फंक्शन। अब ये दैट हमारा कंजंक्शन हो गया, ठीक है।
इसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखा एवरी स्टूडेंट। अब फिर प्रिपरेशन लिखी अलोंग विद, और उस अलोंग विद प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट लिखा हिज पेरेंट्स। तो जो हिज पेरेंट्स है ना, वो इस वर इन्वाइटेड वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। वो इसका सब्जेक्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो अलोंग विद प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है। तो जो वर्ब लिखी ना, इसका सब्जेक्ट हो गया एवरी स्टूडेंट। एवरी स्टूडेंट अगर सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब सिंगुलर लिखनी पड़ेगी वॉज। तो हमें लिखना पड़ेगा एवरी स्टूडेंट अलोंग विद हिज पेरेंट्स वाज इनवाइटेड टू द फंक्शन। ठीक है, चलो 18th क्वेश्चन देखो। 18th से पहले ना मैं एक दो बातें समझा देता हूँ, जरा समझ लेना। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, यू माई ओनली फ्रेंड इज वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, एक सेंटेंस। दूसरा देखो, आई आई द अकाउंट होल्डर इज नॉट हैप्पी विद योर सर्विसेज। जैसे हमने ये दो सेंटेंस लिखे, अब इन दोनों सेंटेंस में देखना, ये आई हमने प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट यूज कर रखा है सेंटेंस के शुरू में, यू को भी यूज कर रखा है एज अ सब्जेक्ट। लेकिन यू कौन है, इसको रेफर करने के लिए हमने लिखा माई ओनली फ्रेंड। आई कौन है, इसको रेफर करने के लिए हमने लिखा द अकाउंट होल्डर। तो ये जो दोनों हमने नाउन लिखे ना, माई ओनली फ्रेंड और द अकाउंट होल्डर, ये हमारे सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट होते तो आई सब्जेक्ट के साथ इसको एंड से जोड़ना पड़ता है। ये द अकाउंट होल्डर है ना, ये आई की आइडेंटिटी है, मतलब आई कौन है ये बताने के लिए हमने द अकाउंट होल्डर लिखा है। तो हमने पढ़ा था कि जब किसी नाउन को रेफर करने के लिए हम नाउन्स का यूज करते हैं, तो ऐसे नाउन्स को हम कहते हैं अपोजिटिव केस। ये सब नाउन चैप्टर में पढ़ रखा है, ठीक है, नाउन के फंडामेंटल्स में। तो ये जो हमने ओनली फ्रेंड लिखा है या द अकाउंट होल्डर लिखा है, ये अपोजिटिव केस के नाउन्स हैं जो इन प्रोनाउंस आई और यू को रेफर करने के लिए लिखे गए। ठीक है, अब ये जो अपोजिटिव केस के नाउन होते हैं ना, ये सब्जेक्ट नहीं होते। सब्जेक्ट वही होता है जो नॉमिनेटिव केस का हो। जैसे यहाँ पे आई, तो आई के अकॉर्डिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी एम। ठीक है, यहां पर यू के अकॉर्डिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी आर। तो ये ध्यान रखना है कि अगर हम कभी किसी नाउन के साथ में कोई अपोजिटिव केस लिख भी दें, तो वर्ब उसके अकॉर्डिंग नहीं लिखनी है। ठीक है, वर्ब लिखनी है हमेशा नॉमिनेटिव केस के अकॉर्डिंग, जो हमारा प्रॉपर सब्जेक्ट होता है। तो प्रॉपर सब्जेक्ट है यू, यू के अकॉर्डिंग वर्ब लिखो, यू आर वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट हैप्पी विद योर सर्विसेज। ठीक है, और ये जो हमने द अकाउंट होल्डर लिखा है और माई ओनली फ्रेंड लिखा है, ये नाउन्स जो हैं वो इन सब्जेक्ट्स को रेफर करने के लिए लिखे गए, वो इनके अपोजिटिव केस हैं, ये ध्यान रखना है। तो अपोजिटिव केस के अकॉर्डिंग कभी वर्ब नहीं लिखनी है, ध्यान रखना है। अब यहाँ देखो, ये आई हमने लिखा ना, ये सब्जेक्ट है। द प्लेंटिफ जो है ना, वो आई की आइडेंटिटी है, कि आई कौन है ये बताने के लिए हमने लिखा कि आई वो है जिसने ये मुकदमा दायर किया, प्लेंटिफ। ठीक है, तो आई जो है उसको रेफर करने के लिए हमने द प्लेंटिफ का यूज किया है। तो प्लेंटिफ नाउन हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये पॉजिटिव केस में है, और सब्जेक्ट है आई। आई के अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो है हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमें ये ध्यान रखना है कि वर्ब्स को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखना है, नॉमिनेटिव केस के अकॉर्डिंग लिखना है, ऑब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग नहीं लिखना है, अपोजिटिव केस के अकॉर्डिंग नहीं लिखना है, वोकेटिव केस के अकॉर्डिंग नहीं लिखना है, पजेसिव केस के अकॉर्डिंग नहीं लिखना है, अपोजिटिव केस के अकॉर्डिंग नहीं लिखना है। एक तो ये बात ध्यान रखनी है। एक दो छोटी छोटी बातें और समझा देता हूं जब ये बात हो ही रही है तो। एक और सेंटेंस देखो, दूसरा सेंटेंस हमने लिखा, हिज ओनली वीकनेस आर हिज पेरेंट्स। ठीक है, these stories are, एक मिनट एक मिनट, these stories is my inspiration।
अब देखो जैसे हमने ये दो सेंटेंस लिखा, अब यहाँ पे हमें समझना क्या है, हिज ओनली वीकनेस सब्जेक्ट है, ठीक है, दीज स्टोरीज सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है, आर लिंकिंग वर्ब है, माई इंस्पिरेशन कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, हिज पेरेंट्स कॉम्प्लीमेंट है। तो अब हमें ध्यान यहाँ पे ये देखो ये हमने सबने पहले पढ़ रखा है कि सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट सेम होते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट जो होता है ना वो सब्जेक्ट की आइडेंटिटी डिस्क्राइब करता है, वो उसी का रेफरेंस होता है, वो कोई और नहीं होता। लेकिन ध्यान ये रखना है कि सेंटेंस में जो वर्ब यूज की जाती है ना वो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखी जाती है, कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग नहीं। अब जैसे जो हमने वर्ब लिखी है तो ये वर्ब हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखनी है, सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग नहीं लिखनी है। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है पेरेंट्स जो कि प्लूरल है, सब्जेक्ट है वीकनेस जो कि सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लिखो इज। यहाँ पे हमारा कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर है और सब्जेक्ट प्लूरल है, लेकिन वर्ब तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखी जाती है तो आर लिखो, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि वर्ब हमेशा लिखा करो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ना कि कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग। अच्छा अगर मान लो तुम्हें आर वर्ब भी लिखनी है ना तो हम इसको सही करके लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख दो, हिज पेरेंट्स, ठीक है, आर हिज ओनली वीकनेस, ऐसे लिख दो, हिज पेरेंट्स आर हिज ओनली वीकनेस, ठीक है। इसको लिखना है ऐसे लिख दो, माई इंस्पिरेशन, माई इंस्पिरेशन इज दीज स्टोरीज, ऐसे लिख दो। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि वर्ब लिखनी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ना कि कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हिज ओनली वीकनेस इज हिज पेरेंट्स आर हिज ओनली वीकनेस, दोनों सही है, जैसे चाहे ऐसे लिख दो चाहे वैसे लिख दो, ठीक है। अब ये जो बातें हमने डिस्कस की इन्हीं पे बेस्ड एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए लिखता हूं, आंसर बताना। इट वर यू होम ही ब्लेम्ड, इट वर यू whom ही ब्लेम्ड, आंसर बताओ इसका। अब देखो यहां पे समझना, ये जो इट है ना ये प्रोनाउन है और ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। एक मिनट, ये इट प्रोनाउन है और ये हमारा सब्जेक्ट है, वर जो है ये लिंकिंग वर्ब है, यू जो है लिंकिंग वर्ब के बाद में लिखा गया कॉम्प्लीमेंट है, ऐसे है ना। अब अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि वर्ब लिखी जाती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग नहीं लिखी जाती, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो हमारा इट है, इट के अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो वॉज आ जाएगा, इट वॉज यू होम ही ब्लेम्ड। तो सब्जेक्ट हमेशा हमें मतलब वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग नहीं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको लिखो इट वॉज यू हुम ही ब्लेम्ड, यहाँ पे जो यू है ना वो सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे इट सब्जेक्ट है, यू जो है वो कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, once you have spent enough time here to do many pieces of work at a time will become your habit। 19th का आंसर बताओ बच्चे, 19th क्वेश्चन है ना इसका, एक बार आंसर बताना। टाइम हो गया, अच्छा चलो ये तीन क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखो तुम लोगों ने अगर 19 सेंटेंस में कोई मिस्टेक ढूंढ ली है, कोई एरर ढूंढ ली है तो वो तुम्हारी अपनी काबिलियत है, बाकी इसमें कोई एरर है नहीं, ठीक है, ये नो एरर है। तो 19 सेंटेंस छोड़ दो, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ये सही सेंटेंस है, इसमें नो एरर है, मतलब इसमें वो देखो एक ने मैनी पीस लिख ही दिया, बेटा तू पिटेगा मेरे से, समझा। तो 19 सेंटेंस हैज गॉट नो मिस्टेक, इट इज
करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। 20th पे आ जाते हैं। 20th सेंटेंस में जरा देखना समझना जो मैं समझाऊंगा। द रिजल्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि ना तो ये किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट है ना प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट ही बनेगा जिसका भी बनेगा। ऑफ प्रिपोजिशन है, वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दैट वर कैरिड आउट बाय द ग्रेट साइंटिस्ट, ठीक है। ये रिलेटिव क्लॉज है, ये रिलेटिव क्लॉज है जिसका एंटीसीडेंट है एक्सपेरिमेंट्स, मतलब ये एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज होने वाली रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है। वर नॉट वेरी एनकरेजिंग, ये प्रेडिकेट है। इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट कहां है, ये रहा द रिजल्ट। तो द रिजल्ट सब्जेक्ट है, वर नॉट वेरी एनकरेजिंग प्रेडिकेट है। द रिजल्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब हमें सिंगुलर यूज करनी पड़ेगी वॉज, तो ये हमारा आंसर है। नहीं, आज ये चैप्टर फिनिश नहीं होगा बेटा, कल ही होगा, ठीक है। तो पता क्या, द रिजल्ट सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब वॉज आ गई। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है द रिजल्ट, यहां पे देखो समझना, ये द रिजल्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। वॉज नॉट वेरी एनकरेजिंग इसका प्रेडिकेट है। द रिजल्ट वॉज नॉट वेरी एनकरेजिंग, ये मतलब हमारा मेन क्लॉज है। अब इसके अलावा देखो हमने सेंटेंस में कितना लिख रखा है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है ना, बच्चा इसको देखकर ही कंफ्यूज हो जाता है, वो ये नहीं आइडिया लगा पाता कि इस सब्जेक्ट का वर्ब कहाँ होगी या इस वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ होगा, ठीक है। तो अपना ध्यान रखो, जब छोटी छोटी चीजें क्लियर होंगी तो जान जाओगे। द रिजल्ट सब्जेक्ट है, ऑफ प्रिपरेशन है, वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स इस प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दैट वर कैरिड आउट बाय द ग्रेट साइंटिस्ट एक रिलेटिव क्लॉज है जो एक्सपेरिमेंट्स को डिस्क्राइब कर रही है, अपने आप पता चल गया। नेक्स्ट पे आ जाओ। ये देखो एक बच्चा दैट के बाद में यहाँ पे वॉज लिखने की कोशिश कर रहा है, बेटा यहाँ पे वरी लिखो, क्योंकि ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है ना, और इसका एंटीसेडेंट है एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स के अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो वरी आएगा। 21st देखो, देयर इज नीदर द थीव्स नॉट देयर लीडर। अब हमने क्या पढ़ा था कि और नॉर से जब हम कनेक्ट करते हैं दो नाउन्स को तो वर्ब हमें लिखनी पड़ती है वर्ब के पास लिखे गए नाउन के अकॉर्डिंग। इस बार ध्यान से देखो, वर्ब के पास में लिखा गया नाउन थीव्स है, ठीक है। तो थीव्स के अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो आर आ जाएगा। तो और नॉर से जब हम दो नाउन्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वर्ब लिखा करो बाद वाले के अकॉर्डिंग, मतलब पास वाले के अकॉर्डिंग। जनरली पास वाला कौन होता है, जो बाद में लिखा होता है, लेकिन अगर हम देयर इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट यूज कर लेंगे तो पास वाला वो हो जाएगा जो पहले लिखा हुआ है, तो वर्ब उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी, ठीक है। हाँ, 19th में सब्जेक्ट, बेटा देखो ये यू सब्जेक्ट है हैव स्पेंट वर्ब का, ठीक है, सही हो गया। टू डू मैनी पीसेस, वो जो इन्फिनेटिव है वो सब्जेक्ट है विल बिकम वर्ब का, ये है। तो चलो आज इतने क्वेश्चंस हो गए, बाकी जो बचे हुए हैं वो कल कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी अपना इनका रिवीजन करते रहना। आज के लिए सभी को थैंक्स, थैंक्स एवरीबॉडी, गुड नाइट।